इंजीनियरिंग के एक ऐसे एरा में हैं, आप इंजीनियरिंग के एक ऐसे एरा में हैं जहां पे करियर बनाना बहुत आसान है। रिपीट कर रहा हूं, आप इंजीनियरिंग के एक ऐसे एरा में हैं जहां पे करियर बनाना बहुत ज्यादा आसान है। अब इसको प्रूव करूंगा मैं, कोई भी तुम्हें स्टेटमेंट में दूंगा ना यार, उसको प्रूव करूंगा मैं तुम्हें विद डाटा विद स्टैट्स में, तुम्हें इसको प्रूव करूंगा। बस आपको सुनना है, उसको ध्यान दे। एक मेरा बस एक रिक्वेस्ट रहेगा यार, मोबाइल फोन पॉकेट में रखना प्लीज, मेरे को इससे इरिटेशन होती है। प्लीज सुनना बस ध्यान से, तुम्हारे लिए बोलूंगा मैं, इसको मोबाइल को पॉकेट में रखना प्लीज। अब किस बेसिस पे मैं यार तुम्हें बात बोल रहा हूं कि आप लोग के एक ऐसे एरा में है जहां पे करियर बनाना बहुत आसान है, उसमें सबसे पहला जो मेन रीजन है दैट इज कंपटीशन। कंपटीशन इज ड्रास्टिकली लो। अब आप बोलोगे सर ड्रास्टिकली लो कंपटीशन की आप बात कर रहे हो, तो कुछ ना कुछ फिगर मेरे को आपको देनी पड़ेगी। अब अगर मेरे को कुछ फिगर आपको देना है, लेट अस सपोज आई हैव टू मेजर माय हाइट, तो कुछ ना कुछ तो रेफरेंस लेके चलना पड़ेगा ना कि मेरा हाइट ग्राउंड फ्लोर से कितना है और मेरा हाइट इस फ्लोर से कितना है, तो मेरे को कुछ रेफरेंस लेना पड़ेगा। अब इंजीनियरिंग के लिए एक रेफरेंस एक ऐसा चीज है, अगर मैं बोलूं कि यार पंजाब में कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इंजीनियरिंग में पास आउट हो रहे हैं, इंडिया में कितने स्टूडेंट्स ऐसे इंजीनियरिंग के जो पास आउट हो रहे हैं, मैकेनिकल में कितने स्टूडेंट्स हैं जो इंजीनियरिंग में पास आउट हो रहे हैं इंडिया में, क्योंकि कंपटीशन तो वहीं से पता चलेगा ना कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास आउट हो रहे हैं और कितना हमारे पास कंपटीशन है, कितना अपॉर्चुनिटीज हैं। तो उस अपॉर्चुनिटी के अगेंस्ट कितने स्टूडेंट्स हैं, दैट इज बेसिकली यू कैन डिफाइन द कंपटीशन। अब इसके लिए कोई ऐसे हमारे पास कोई डाटा नहीं है कि पूरे इंडिया में कितना इस टाइम पे पास आउट हो रहे हैं या आपका कंपटीशन किस तरीके से है, लेकिन एक स्टैंडर्ड एग्जाम है, एक स्टैंडर्ड एग्जाम है जिसको आप रेफरेंस मान सकते हो, और उस एग्जाम का नाम आप सभी ने सुना होगा, एंड दैट एग्जाम आई एम टॉकिंग अबाउट द गेट एग्जामिनेशन। गेट इज बेसिकली ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, हर साल होता है और ये एक स्टैंडर्ड एग्जाम है इंजीनियरिंग के लिए। एक टाइम ऐसा आया था जब इंजीनियरिंग में ना हर कोई बहुत ज्यादा एडमिशंस ले रहे थे, बहुत ज्यादा मतलब बच्चे इंजीनियरिंग में पास आउट हो रहे थे, कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज कुछ ऐसे कॉलेजेस खुल गए थे, मतलब कोई ऐसा आउटपुट नहीं उस तरीके से आ रहा था। तो गवर्नमेंट ने एक बात किया था कि यार जैसे एमबीबीएस में एक एग्जिट एग्जाम होता है, तो इंजीनियरिंग में भी कोई ऐसा एग्जिट एग्जाम बनाओ कि अगर ये कोई बंदा उसको एग्जिट एग्जाम को क्लियर करेगा उसी को बीटेक का डिग्री मिलेगा। लेकिन उसके बाद ट्रबल ये आया कि इंजीनियरिंग में वैसे ही नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा कम होना स्टार्ट हो गया। आई एम टॉकिंग अबाउट 2016-17 2016-17 एक ऐसा फेज था जब उसके बाद से बीटेक में एडमिशंस बहुत ज्यादा कम होने लग गया। अब 2016-17 के बाद अब ये 2025 आया है या 24 भी आप मान सकते हैं कि जिसमें अब इंजीनियरिंग तो थोड़ा सा राइज करना स्टार्ट कर दिया है, और ये वेव हमेशा चलता रहेगा, आप किसी भी डोमेन की बात करो। अब मैं गेट को एक रेफरेंस मान के चल रहा हूं क्योंकि कंपटीशन में उसी के बेसिस पे डिफाइन करूंगा और मैं तुम्हें प्रूव कर दूंगा कि यस दिस इज ट्रू। 2016-17 में गेट एग्जाम ने पीक हिट किया था। कितने स्टूडेंट अपीयर हुए थे 2016-17 में? रफली 13 लाख के आसपास जो स्टूडेंट्स हैं वो अपीयर हुए थे गेट एग्जामिनेशन के अंदर, इफ यू टॉक अबाउट द ऑल ब्रांचेस। एंड लेट अस टॉक अबाउट 2024 क्योंकि 25 का तो अभी डाटा आया ही नहीं है। लेट अस टॉक अबाउट 2024 में कितने स्टूडेंट्स ने अपीयर हुए गेट एग्जामिनेशन में? 4.5 लाख, ओनली 4.5 लाख। और कितने परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट, ये तो वो है जो अपीयर हुए, भरा तो इससे ज्यादा था, 10-15% स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो अपीयर ही नहीं होते हैं। अब इफ यू टॉक अबाउट कि हाउ मेनी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्वालिफाई करता है गेट एग्जाम को, कितना करता है रफली नहीं यार 2-3 इतना कम भी नहीं है यार, इट इज नियर टू 15-18%, 15 से 18% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो क्वालिफाई करता है गेट एग्जाम एवरी ईयर। अगर मैं मैक्सिमम लेके चलूं 18%, 2016-17 में 13 लाख था, तो कितना बना? रफली 18% 13 लाख का कितना होता है? इट इज नियर टू 2 लाख। तो मतलब 2 लाख स्टूडेंट क्या हुआ? क्वालिफाई हुआ 2016-17 के अंदर। 2024 में कितने स्टूडेंट्स अपीयर हुए? 4.5 लाख। लेट अस टेक द मैक्सिमम 18%, कितना होता है 4.5 का 18%? रफली 18 दूना 36 दूना 72 और 9 81, सो 80,000 स्टूडेंट्स। सो 2 लाख वर्सेस 80,000 स्टूडेंट्स। नो रफली तो आप लोगों को पता ये हो गई कि भाई गेट के थ्रू मेरे पास अपॉर्चुनिटीज क्या क्या होती हैं, क्या क्या होती हैं कि मेरे को अगर सपोज सर हायर स्टडीज में जाना, आईआईटीज में, मेरे को गेट का एग्जाम देना पड़ेगा। अगर मेरे को सपोज सर पब्लिक सेक्टर में जाना है तो मेजॉरिटी ऑफ द पब्लिक सेक्टर गेट के थ्रू रिक्रूटमेंट करते हैं, तो मेरे को गेट का एग्जाम देना पड़ेगा। तो जितना भी अपॉर्चुनिटीज की हम बात करें 2016-17 में वर्सेस 2024, तो 2016-17 में 2 लाख बच्चा था उस टाइम पे जो एलिजिबल था टू अप्लाई फॉर ऑल दोज करियर अपॉर्चुनिटीज। क्योंकि जब आप गेट एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हो तो कहीं पे ये नहीं लिखा होता कि आपके मिनिमम इतने नंबर होने चाहिए तभी आप यहां पे अप्लाई कर सकते हो। लिखा होता है ऐसा कहीं पे? कहीं नहीं लिखा होता, आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी अगर हम बात करें 80,000,
80,000 अगेन एलिजिबल फॉर सेम करियर अपॉर्चुनिटीज। अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि बाय द टाइम 2016-17 से 2024 में जो हम करियर अपॉर्चुनिटीज की बात कर रहे हैं थ्रू द गेट एग्जामिनेशन, वो इंक्रीज हुआ होगा, डिक्रीज हुआ होगा या सेम रहा होगा? इंक्रीज होना ही है, इंक्रीज भाई, ये होना ही है इंक्रीज। उसके पीछे बहुत सारे रीजन है। सबसे पहला रीजन पॉपुलेशन, रिक्वायरमेंट्स बढ़नी है। दूसरा क्वालिटी लाइफ, वी आर मूविंग टुवर्ड्स द क्वालिटी लाइफ। वो टाइम गए कि मे बी हमें कहीं पे जाना होता तो हम लोग कंफर्ट नहीं देखते थे कि मैं कंफर्टेबली चला जाऊं कहीं पे। आज हम लोग कंफर्ट देखते हैं, टाइम देखते हैं कि यार जल्दी से पहुंच जाऊं। उसमें सारी चीजें आ जाती हैं, हर चीज का रोल आ जाता है। तो अगर हम अपॉर्चुनिटीज के हिसाब से बात करें तो अपॉर्चुनिटीज आर गोइंग टू बी इंक्रीज्ड बाय द टाइम। वो बातें एक साइड पे रख दो कि सर इंप्लॉयमेंट नहीं है, वो फैक्टर वो एक अलग है। वी आर टॉकिंग अबाउट द टेक्नोक्रेट्स, वी आर टॉकिंग अबाउट द इंजीनियर। तो इंजीनियरिंग डोमेन की बात करें भाई, अपॉर्चुनिटीज बढ़नी है बाय द टाइम। नाउ एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज है यहाँ पे, कितने स्टूडेंट क्वालिफाई करें 2014 में, सॉरी 24 में? 80,000। अब आप लोगों को पता है कि आप लोग थर्ड ईयर में गेट पेपर दे सकते हैं, पता ना आप लोगों को, राइट? तो लेकिन अगर आप थर्ड ईयर में गेट क्वालिफाई कर लेते हो, यू कैन नॉट यूज दैट गेट स्कोर। आप यूज कर सकते हो इमीडिएटली? नहीं कर सकते हो, नेक्स्ट ईयर यूज करेंगे। इस 80,000 में रफली 10,000 स्टूडेंट्स आर देयर जो एलिजिबल ही नहीं है कहीं पे अप्लाई करने के लिए। कितने बच गए? 80,000 में से 10,000 निकाल दो, कितने बच गए? 70,000। दूसरा, आपको यह भी पता होगा कि आप लोग 2 गेट पेपर दे सकते हो एट ए टाइम। पता आपको इसके बारे में? यू कैन अपीयर फॉर 2 गेट एग्जाम्स एट ए टाइम। मैं बता दूंगा वो सारी ऑप्शंस क्या क्या होती हैं। अब लेकिन जब भी तुम कहीं पे अप्लाई करोगे तो एट ए टाइम तुम एक ही गेट स्कोर यूज करोगे और दोनों में से जो बेस्ट होगा ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू स्कोर यूज दैट ओनली। तो रफली इसमें 10,000 बच्चा ऐसा है जो गेट का, जिसने 2 गेट पेपर क्वालिफाई किए। डोंट कंपेयर विद योर क्लास, डोंट कंपेयर विद योर कॉलेज, बिकॉज हम लोग एक ऐसे रीजन में हैं जहां पे पढ़ाई का कल्चर ही नहीं है। पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, कल्चर ही नहीं है पढ़ाई का। हमें लगता ही नहीं कि पढ़ के भी हमारा करियर बन सकता है, या पढ़ के भी मेरे को 1.5-2 लाख की नौकरी लग सकती है, हमारे पास है ही नहीं। हम लोग शॉर्टकट देखते हैं, हम लोग कुछ और रास्ते अपनाते हैं, वो नहीं है आज के टाइम पे। तो कम से कम इसमें 10,000 बच्चा है जो इसमें थर्ड ईयर में क्वालिफाई। सर आप किस बेसिस पे बोल सकते हो? आई एम हैविंग द डाटा बिकॉज वी आर द प्लेटफॉर्म जो इन्हीं चीजों में डील करता है आफ्टर द गेट एग्जामिनेशन की अपॉर्चुनिटीज के बारे में। 10,000 इसमें से कम कर दो, कितना बच गया? 60,000। नाउ यू कंपेयर 60,000 वर्सेस द 2 लाख स्टूडेंट्स। आगे कंपटीशन कम, इससे भी जबरदस्त स्टैट्स मैं तुम्हें बता रहा हूं। मैं, किसने एग्जाम कंडक्ट करवाया था 2024 में? आईसी बेंगलोर ने। आईसी बेंगलोर ने पहली बार, मतलब किसी भी आईटी या आईसी बेंगलोर ने पहली बार एक स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट रिलीज किया आफ्टर द गेट एग्जामिनेशन। मेरे को नहीं पता आप लोगों में से कितने वो देखा, जाके देखना, मेरे पास पीडीएफ है, मैं आपको दिखा दूंगा। अदरवाइज यू सिंपली टाइप आईसी बेंगलोर गेट 2025 रिपोर्ट, आपको एक पीडीएफ नजर आएगा। उन्होंने इतना क्रिस्टल क्लियर करके, आज का टाइम सारा डाटा का ही तो है, कि मेरे को यह पता लग जाए कि सर मेरे से आगे मेरी कैटेगरी, लेट अस सपोज ओबीसी है, मेरा रैंक 500 है, मेरे को यह पता है करना है कि मेरे से आगे कितने लोग हैं। पहले कोई डाटा नहीं होता था, पहले कोई डाटा नहीं होता था। मेरे को पता करना है सर 60 मार्क्स प्लस लेने वाले कितने लोग हैं, कोई डाटा नहीं होता था। आज डाटा अवेलेबल है, आईसी बेंगलोर ने पूरा रिपोर्ट रिलीज किया है। अब इस 60,000 में सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट तुम्हें मैं बता रहा हूं, इस 60,000 में ओनली 5% स्टूडेंट्स आर देयर, ओनली 5% स्टूडेंट्स आर देयर जिसके मार्क्स 60 प्लस हैं, जिसके मार्क्स 60 प्लस है। कंप्यूटर साइंस इज एक्सेप्शनल, कंप्यूटर साइंस को एक साइड पे रख दो, उसमें बहुत सारे रीजन है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा बढ़ गए, दूसरा जॉब नहीं लग रहा है कंप्यूटर साइंस में बच्चों का, जो वो रिक्वायरमेंट थी, जिस पर्पज से उन्होंने कंप्यूटर साइंस ज्वाइन किया था वैसा जॉब नहीं लग रहा है। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? तो ओनली 5% स्टूडेंट्स आर देयर आउट ऑफ 60,000 जिसके मार्क्स 60 प्लस हैं। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट तुम्हें मैं दे रहा हूं, मैं आउट ऑफ दीज 60,000 स्टूडेंट्स 60% स्टूडेंट्स आर देयर जिसके नंबर 35 से कम है। 60% स्टूडेंट्स आर देयर जिसके नंबर 35 से कम है। तुम्हें मोटिवेशन कहां से आएगा गेट एग्जाम लिखने का, या तुम्हें मोटिवेशन कैसे आएगा करने का? ये मोटिवेशन है कि जब तुम्हें फैक्ट्स आएंगे, फिगर्स आएंगे तुम्हारे सामने। रिपीट कर रहा हूं, पहला 2 लाख वर्सेस 60,000, कंपटीशन देख लो कितना कम हो गया। दूसरा, गेट का जब हम नाम सुनते हैं ना तो 2 चीजें दिमाग में आती हैं। क्या आता है सबसे पहला दिमाग में? पहला, टफ एग्जाम है, डिफिकल्ट है। दूसरा कि सर गेट एग्जाम से अगर मेरे को करियर बनाना है तो मेरे को 60-70 प्लस नंबर लेके आने पड़ेंगे। ये 2 चीजें तुम्हारे दिमाग में आती हैं इफ यू आर अवेयर अबाउट द गेट एग्जामिनेशन। अगर तुम्हें अवेयरनेस है गेट का कि गेट है क्या चीज है, अगर किसी ने इसके बारे में सोचा तो, या इसके बारे में थोड़ा स्टडी किया तो।
ये दो चीजें दिमाग में आती है, पहला टफ है, दूसरा कि मेरे को 60-70 प्लस नंबर लेके आने पड़ेंगे तभी करियर बनेगा। मेरे पास इस कॉलेज की पता नहीं कितनी एग्जांपल्स हैं, स्पेशली फॉर द मैकेनिकल ब्रांच। एक लड़का था 2014 का पास आउट, दविंदर मान, मैकेनिकल ब्रांच। जो पुराने टीचर्स उनको पता होगा उसके बारे में। जिस दिन वो पास आउट हुआ 2014 में, उसकी 16 रीअपीयर्स थी, 16। अगले साल एक तो उसने सारी रीअपीयर्स निकाली, अगले साल गेट में ऑल इंडिया रैंक 71 हिट किया था उसने, और आज वो आईओसीएल में है। नंबर आए थे उसके 75 प्लस। आईओसीएल महारत्ना पब्लिक सेक्टर है, राइट। सैलरी आज की उसकी 17-18 लाख के आसपास है। वो टाइम था, वो टाइम गया कि अगर मेरे को महारत्ना पब्लिक सेक्टर से, मैकेनिकल ब्रांच आई एम टॉकिंग अबाउट, या इलेक्ट्रिकल, ये दो कि अगर मैं अभी मैं बात कर रहा हूं, सिविल का भी मैं डिस्कस करूंगा, 70 प्लस कम से कम मेरे को नंबर चाहिए होते थे जनरल कैटेगरी मैकेनिकल में, अगर मेरे को पब्लिक सेक्टर से कॉल चाहिए। लास्ट ईयर ये 2024 के बेस पे आईओसीएल जनरल कैटेगरी मैकेनिकल स्टूडेंट गॉट कॉल एट 35 मार्क्स। इलेक्ट्रिकल ब्रांच student got call at 35 marks. Civil branch student got call at 43 marks. एक चीज दिमाग में रखना, अगर मैं कुछ बोल रहा हूं ना, डाउट मत लाना दिमाग में, क्योंकि अगर तुम डाउट लाओगे तो नुकसान तुम्हारा है, क्योंकि जो मैं तुम्हें फिगर दे रहा हूं वो 101% इज करेक्ट, और इसका हमने वीडियो बना के डाला हुआ है। राइट्स रेलवे का पब्लिक सेक्टर है, मैकेनिकल ब्रांच 28 वाज द कट ऑफ लास्ट ईयर, मैकेनिकल जनरल कैटेगरी 28.6 मार्क्स पे राइट से कॉल है मैकेनिकल ब्रांच, 34 मार्क्स पे एनएचपीसी पे कॉल है मैकेनिकल ब्रांच। मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल तुम लोग गोल्ड माइन पे बैठे हो इस टाइम पे, इतना आसान है तुम्हारे लिए करियर बनाना जितना आज तक कभी नहीं रहा है। सिविल की अपॉर्चुनिटी डिफरेंट है, मैं एक एक करके ब्रांच पे भी आऊंगा मैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो मैंने तुम्हें शुरू में स्टेटमेंट दिया कि कंपटीशन इज, करियर बनाना बहुत आसान है इंजीनियरिंग में आज के टाइम पे, रीजन उसके पीछे पहला, कंपटीशन इज ड्रास्टिकली लो। तो वो मैंने तुम्हें प्रूव किया कि कंपटीशन किस तरीके से लो है। अब 2025 में क्या हुआ होगा सर, अब ये दोबारा से बढ़ना स्टार्ट हो गया है, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, बाय द टाइम बढ़ता जाएगा। एक दिन आएगा जब पीक हिट होगा, फिर नीचे आएगा। ये साइकिल है, लाइफ साइकिल है, हो गई। खुशी के बाद गम आना, गम के बाद खुशी आनी है, चलता रहेगा, साइकिल है, लाइफ साइकिल है ये। तो पहला चीज है, दिमाग में बिठा लो यार कि अगर तुम्हें करियर बनाना है तो अब वो मेहनत, उस तरीके की मेहनत नहीं रिक्वायर्ड है। अब और भी चीजें, बहुत चेंजेस हो रहे हैं इसके अंदर। अब आईओसीएल ने पता क्या किया, 35 पे कॉल आ गया। अब सोचो कि यू कैन नॉट कंपेयर 35 मार्क्स स्टूडेंट विद द स्टूडेंट ऑफ 60 मार्क्स, ऑब्वियसली यू कैन नॉट कंपेयर। अब उसने क्या किया, इस साल आईओसीएल ने गेट से क्विट ही कर दिया है कि हम नहीं लेना गेट के थ्रू, हम अपना एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे। एचपीसीएल महारत्ना पब्लिक सेक्टर 2021 में उसने भी क्विट कर दिया था। ओएनजीसी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, जो जिसका आईओसीएल एचपीसीएल में शेयरिंग है, ओएनजीसी, उसने भी क्विट कर दिया गेट के थ्रू। अब बहुत सारे पब्लिक सेक्टर, स्पेशली द एनर्जी पब्लिक सेक्टर, दे आर क्विटिंग फ्रॉम द गेट एग्जामिनेशन, क्योंकि उनको वो क्वालिटी स्टूडेंट नहीं मिल रहा है। एक चीज दिमाग में रखनी है, मैं ज्यादा जॉब में फोकस अभी मैं पब्लिक सेक्टर पे कर रहा हूं या जॉब पे कर रहा हूं। एक चीज दिमाग में रखना कि भाई पब्लिक सेक्टर की रिक्वायरमेंट क्या है, क्या चाहते हैं वो लोग। देखो, अगर हम रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस को एक साइड पे छोड़ दो, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस लाइक बीएआरसी, आईएसआरओ, डीआरडीओ, एनपीसीआईएल, ये चार पब्लिक सेक्टर ऐसे हैं, ये चार ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं। जॉब होता है साइंटिस्ट का, प्रोफाइल तुम्हें मिलता है साइंटिस्ट का। सो अब मेरे को बताओ कि साइंटिस्ट का अगर कोई रिक्रूटमेंट करेगा तो वो क्या देखेगा, वो तुम्हारा हार्डकोर टेक्निकल नॉलेज चेक करेगा और हार्डकोर तुम्हारी अप्रोच चेक करेगा कि तुम्हारी कंसेप्चुअल अप्रोच एक ऐसी प्रॉब्लम के ऊपर कैसी है जो तुमने पहली बार सुनी है, जो तुमने पहली बार सुनी है उसके ऊपर वो तुम्हारी अप्रोच चेक करेगा, कंसेप्ट की अप्रोच चेक करेगा कि तुम्हारा कंसेप्ट तो क्लियर है, ठीक है, तुम ऐसी प्रॉब्लम पे अप्लाई कैसे कर रहे हो। तुमसे पूछ लिया थर्मोडायनेमिक्स के लॉज क्या है, तुमने बता दिया, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स को जब अप्लाई करने लोगोगे तो तुम अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, और वो ऐसी प्रॉब्लम जो तुमने पहली बार सुनी होगी। और वहां पे जो सामने साइंटिस्ट बैठे हैं वो ये नहीं चेक करेंगे कि तुम उसका आंसर राइट कर रहे हो कि रॉन्ग कर रहे हो, उससे कोई रिलेशन नहीं होगा। वो ये चेक करेगा तुम अप्रोच सही लगा पा रहे हो कि नहीं लगा पा रहे हो, वो ये चेक करेगा बस। इसके अलावा जितने सारे पब्लिक सेक्टर हैं, ऑल द पब्लिक सेक्टर, कितने पब्लिक सेक्टर हैं, ऑल द पब्लिक सेक्टर की जो रिक्वायरमेंट्स है वो तुम्हारी स्किल से रिलेटेड है, इंटरपर्सनल स्किल्स, योर कम्युनिकेशन स्किल्स, योर बिहेवियरल असेसमेंट दे आर गोइंग टू डू। वहां पे उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो तुम्हारी नॉलेज से रिलेटेड नहीं है, नॉलेज तो एक पार्ट है, लेकिन इसके अलावा भी वो तुम्हारे इंटरपर्सनल स्किल्स चेक करता है, तुम्हारे सॉफ्ट स्किल्स चेक करता है,
टेकिंग द एग्जांपल, ये 4 पब्लिक सेक्टर, ये 4 रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस, इनकी जो रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है, तुम्हारा नॉलेज चेक किया। कैसे नॉलेज चेक किया? रिटन एग्जाम के थ्रू। दैट मे बी गेट एग्जामिनेशन, दैट मे बी देयर ओन एग्जामिनेशन। लेकिन ये जितने अदर पब्लिक सेक्टर हैं उसमें भी अगेन नॉलेज चेक करेगा, लेकिन तुम्हारे वो इंटरपर्सनल स्किल भी चेक करेगा। इंटरपर्सनल स्किल चेक करने के 2-3 चीज तरीके हैं, ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप टास्क, केस स्टडीज दे आर गोइंग टू गिव यू। अब वो ये चेक करते हैं कि भाई मेरी जो रिक्वायरमेंट है इस ऑर्गेनाइजेशन की या इस जॉब की जो रिक्वायरमेंट है वो इस पर्सन में स्किल है या नहीं है, वो चेक करेगा। सिंपल। नॉलेज इज वन पार्ट, कि अगर तुमने क्वालिफाई कर लिया, तुमने उसमें शॉर्टलिस्ट कर लिया, वो ठीक है, वो एक पार्ट है, दैट इज डन। अब वो तुम्हारा चेक कर रहा है स्किल सेट, अदर स्किल सेट अदर देन द नॉलेज, वो चेक करेगा। ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप टास्क, केस स्टडीज एंड योर इंटरव्यूज, दे आर गोइंग टू चेक दैट। नॉलेज नहीं वहां पे चेक करेगा, उसका मेन प्रायोरिटी ऑब्जेक्टिव नॉलेज चेक करना नहीं होगा। सो ये इस तरीके से होती है जो तुम्हारी पीए पब्लिक सेक्टर वगैरह में रिक्रूटमेंट होती है। तो इस तरीके से हम लोग जो है इस तरीके से प्रोसीड करेंगे। अब मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप मूव करता हूं। देखो, गेट इज वन ऑफ द एग्जामिनेशन जिसके थ्रू मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज आर अवेलेबल। आई कॉल दिस एग्जाम एज अ वेरी ब्यूटीफुल एग्जाम, क्योंकि एक सिंगल ऐसा एग्जाम है जिसमें एक एग्जाम के थ्रू तुम्हारे पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज ओपन हो जाती हैं। टेल मी अदर देन गेट एग्जामिनेशन जो तुम्हें सारी करियर अपॉर्चुनिटीज दे दे एक एग्जाम देने थे। सर क्या मेरे को प्राइवेट में जॉब में बेनिफिट होगा गेट एग्जाम का? यस होगा। सर क्या इसके थ्रू मेरी गवर्नमेंट जॉब लग सकती है? यस लग सकती है। क्या सर इसमें मैं पब्लिक सेक्टर में जा सकता हूं? यस मैं जा सकता हूं। सर क्या मैं इसके थ्रू आईआईटी इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट्स में हायर स्टडीज के लिए जा सकता हूं? यस जा सकता हूं। सर मैं क्या इसके थ्रू मैनेजमेंट कोर्सेज में जा सकता हूं? यस जा सकता हूं। सर मैं क्या इसके थ्रू आईएम्स में जा सकता हूं मैनेजमेंट में? यस यू कैन गो। सर क्या मैं इसके थ्रू अब्रॉड जा सकता हूं? यस मैं जा सकता हूं। सर मेरे पास आइडियाज हैं, बहुत सारे आइडियाज हैं, मेरे को बिजनेस, मेरे को एंटरप्रेन्योरशिप, मेरे को स्टार्टअप करना है, क्या ये एग्जाम मेरे को इसका अपॉर्चुनिटी देगा? यस देगा। इसके अलावा क्या बचा? इसके अलावा क्या बचा? बचा कुछ नहीं बचा है। तो ये एक सिंगल एग्जाम ऐसा है जो तुम्हें सारी करियर अपॉर्चुनिटीज तुम्हारे लिए ओपन कर देगा। कोई ऐसा अदर एग्जाम नहीं है, कोई ऐसा एग्जाम नहीं है। अगर कोई है हाथ खड़ा करो और मेरे को बता दो सर ये भी एक एग्जाम है, ये एग्जाम देने से बहुत सारे रास्ते खुल जाएंगे। कोई एग्जाम नहीं है। सो दैट इज व्हाई दिस एग्जाम इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम। मैं जितने भी कॉलेजेस में जा रहा हूं, मैं हर किसी को बोल रहा हूं यार इस एग्जाम को जरूर लिखो और तैयारी करके दो, क्योंकि जब तुम इसका तैयारी करोगे तो तुम्हारी कंसेप्चुअल नॉलेज बनेगा। अभी मैं डिस्कस कर रहा था, सर से डिस्कस कर रहा था कि करिकुलम कैसे चेंजेस हो रहे हैं बाय द टाइम यूनिवर्सिटीज के या कॉलेजेस के, वो एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज वो चेंजेस हो रहे हैं। एज पर द रिक्वायरमेंट जो बाहर चल रही है इंडस्ट्री की, वो उसके हिसाब से चेंजेस हो रहे हैं। क्या गेट के करिकुलम में कोई चेंज आया? नहीं, कोई चेंज नहीं आया करिकुलम में। वही हार्डकोर तुम्हारी टेक्निकल नॉलेज चेक करेगा, वही हार्डकोर तुम्हारी टेक्निकल नॉलेज चेक करेगा, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट है। क्योंकि एक्चुअल में जो गेट का एग्जाम स्टार्ट हुआ था वो हायर स्टडीज के लिए स्टार्ट हुआ था, उसका पर्पस जॉब देना नहीं था गेट के एग्जाम के थ्रू। नो डाउट बाद में तो उसके थ्रू तुम्हारा जॉब अपॉर्चुनिटीज बनेगा, लेकिन अदरवाइज गेट एग्जाम वाज स्टार्टेड फॉर द हायर स्टडीज ओनली। कि तुमने गेट एग्जाम दिया, इसके थ्रू वेरियस अदर आईआईटीज में तुम डिफरेंट प्रोग्राम्स के लिए, हायर स्टडीज के लिए तुम लोग जा सकते हो। यू कैन डू दैट। तो जब तुम हायर स्टडीज की बात करते हो तो तुम एक स्पेशलाइज्ड कोर्स में जाते हो, आप एक स्पेशलाइज्ड कोर्स करते हो। आप मास्टर्स इन इलेक्ट्रिकल नहीं करते हो, मास्टर्स इन सिविल नहीं करते हो, मास्टर्स इन मैकेनिकल नहीं करते हो, तुम कुछ स्पेशलाइज्ड कोर्सेज करते हो जो अपनी डोमेन से रिलेटेड है। अब उसमें भी बहुत सारी डोमेन्स आ जाती हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा एक एक करके कि क्या क्या डोमेन्स होती हैं तुम्हारे पास। यहां तक चीजें समझ में आई? यहां तक किसी को डाउट किसी तरीके का? सबसे पहले हम बात करते हैं कि गेट एग्जाम है क्या। दो डाउट तुम्हारे दिमाग में जो मैंने रेज किए। पहला, गेट एक डिफिकल्ट एग्जाम है। फ्रेंड्स, आज के टाइम पे गेट को अगर तुम्हें क्रैक करना है तो स्ट्रेटेजी के साथ करोगे डेफिनेटली। गेट कितने नंबर का होता है? 100 मार्क्स का होता है। 101%, उसमें 15 से 20 मार्क्स ऐसे हैं जो डिफिकल्ट हैं, बिल्कुल होता है उसके अंदर भाई, लेकिन सारा पेपर डिफिकल्ट नहीं होता है। और दूसरा चीज है, हर एग्जाम की रिक्वायरमेंट इज डिफरेंट। आपने बहुत सारे एग्जाम सुने होंगे कि सर एक गेट का एग्जाम होता है, एक इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम होता है, एक एसएससी जेईई का एग्जाम होता है, एक रेलवे का एग्जाम होता है, हमारी स्टेट जेईई के एग्जामिनेशन होते हैं। बहुत से पब्लिक सेक्टर बहुत सारे अपना टेस्ट ले रही हैं, एचपीसीएल अपना टेस्ट ले रहे हैं, अभी एसजेवीएनएल का आया, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड का आया, वो अपना टेस्ट ले रहे हैं, एचपीसीएल अपना टेस्ट है, आईएसआरओ भी अपना टेस्ट लेते हैं। तो हर एग्जाम की रिक्वायरमेंट इज डिफरेंट, आपकी कॉलेज की रिक्वायरमेंट इज डिफरेंट, तो हर एग्जाम की रिक्वायरमेंट इज डिफरेंट। अब गेट को एक साइड पे रख दो, बाकी सारे एग्जाम्स को एक साइड पे रख दो। गेट की रिक्वायरमेंट क्या है? कितने क्वेश्चन होते हैं गेट में? कितने क्वेश्चन होते हैं गेट में? यार ये भी देखने की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं, 65 क्वेश्चंस आर देयर इन गेट एग्जाम। और कितने नंबर का पेपर होता है ये?
100 मार्क्स का, 65 क्वेश्चंस आर देयर, 100 मार्क्स का पेपर होता है। कितने घंटे का पेपर होता है? 3 घंटे का। कितने मिनट? 180 मिनट। 65 क्वेश्चन, 180 मिनट। कितना टाइम दे रहा है एक क्वेश्चन के पीछे? रफली 3 मिनट का। कोई एग्जाम नहीं है इंजीनियरिंग के लिए जिसमें इतना टाइम दे रहा हो। बाकी सभी एग्जाम जो लाई करते हैं वो इस कैटेगरी में लाई करते हैं, एक क्वेश्चन के पीछे 1 मिनट या लेस देन 1 मिनट का टाइम। बाकी सारे एग्जाम इसी कैटेगरी के हैं, लेकिन गेट में वो टाइम तुम्हें ज्यादा दे रहा है। रीजन क्या है इसके पीछे? रीजन ये है कि आउट ऑफ दीज 65 क्वेश्चंस, more than 55 questions are going to be numericals. More than 55 questions are going to be numericals. अब न्यूमेरिकल तुम क्रैम करके नहीं यार सॉल्व कर सकते हो, रट्टा मार के तुम सॉल्व नहीं कर सकते हो। कर सकते हो? नहीं कर सकते। तुम्हें उसके लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा, तुम्हें इसके लिए सॉल्व करना पड़ेगा, तुम्हें कुछ फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तुम्हें यूनिट कन्वर्जन करनी पड़ेगी, यूनिट बराबर करने पड़ेंगे, तुम्हें सही कंसेप्ट लगाना पड़ेगा कि अगर ऐसा 2 रेजिस्टेंस लग गए तो इस केस में करंट डबल होगा या हाफ होगा। आई एम फ्रॉम मैकेनिकल, शायद मैं सही एग्जांपल ना दे पाऊं, मैकेनिकल के लिए तो दे सकता हूं, मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि इस केस में क्या होगा। अगर तुमने कंसेप्ट सही लगाया तो आंसर सही आएगा, अगर तुमने कंसेप्ट गलत लगाया तो गलत आएगा। गेट पता है किससे किसको डर लगता है? गेट से पता है बच्चा क्यों डरता है? गेट इसलिए डरता है क्योंकि ये समझने वाला एग्जाम है, ये कंसेप्चुअल एग्जाम है, ये कंसेप्ट वाला एग्जाम है, ये रट्टा मार के नहीं होगा, ये याद करके नहीं होगा। इज इट कंसेप्चुअल एग्जाम? तो डिफिकल्ट तुम्हें इसलिए लगता है, लेकिन इसका भी सोल्यूशन आज के टाइम पे है। आज से 4-5 साल पहले जब मैं प्रेजेंटेशन कर रहा था हम लोग नहीं बोलते थे ये, मैं क्लियरली बोलता था भाई तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, बड़ी तगड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और तुम्हें 50-60 प्लस नंबर लेके आने पड़ेंगे तो तुम्हारा गेट से करियर बनेगा। आज वो मैं नहीं बोल रहा हूं, आज हम लोग बोल रहे हैं यार 35-40 प्लस नंबर ले आओ, तुम्हारा करियर बन जाएगा। अगर तुम गेट के थ्रू एक्चुअल में अपना करियर बनाना चाहते हो, वो टाइम गया। आज के टाइम पे वो रिक्वायरमेंट नहीं है। 15-20 नंबर का डेफिनेटली डिफिकल्ट है, छोड़ सकते हो आज के टाइम पे। सिविल ब्रांच, आरसीसी, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्ट्रक्चर एनालिसिस एंड स्टील स्ट्रक्चर, ये 4 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसका वेटेज तुम्हारा 15 नंबर से ज्यादा नहीं है, लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग है बहुत ज्यादा। यू कैन लीव दैट। इलेक्ट्रिकल ब्रांच, सिग्नल सिस्टम, डिजिटल, मेजरमेंट, ये 3-4 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसको आप छोड़ सकते हो क्योंकि इसका वेटेज बहुत ज्यादा कम है आपके एग्जाम के हिसाब से। मैकेनिकल में वाइब्रेशन हो गया, डिजाइन हो गया, इंडस्ट्रियल, यू कैन लीव दैट, आप छोड़ सकते हो उसको। टाइम कंज्यूमिंग है और लेकिन आना बहुत कम नंबर वेटेज का है। भाई मेरे को सोच के बताओ, अगर मैं बोलूं कि तुम्हारे पास, अगर सपोज आज से गेट एग्जाम फरवरी में होना है, अगर तुम्हारे पास 1000 घंटे हैं, मान लो 1000 घंटे हैं जो पढ़ाई में तुम डेडिकेट कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल, अब मेरे को बताओ क्या बेटर स्ट्रेटेजी है कि तुम 1000 घंटे लगाओ 80 नंबर को तैयार करने के लिए और उसमें से तुम 50-60 नंबर लेके आओ, या 1000 घंटे को तुम डेडिकेट करो 100 नंबर को तैयार करने के लिए और फिर तुम्हारे नंबर उतने ही आ रहे हैं? क्या बेटर है? क्या बेटर है? 80 नंबर को तैयार करो यार, 80 नंबर को ढंग से तैयार करो, क्योंकि भाई वो मैं तुम्हें क्लियरली बोल रहा हूं कि आज पब्लिक सेक्टर से कॉल करने के लिए रिक्वायरमेंट ही नहीं है। 35, 40, 45 नंबर से पब्लिक सेक्टर से कॉल आ रहा है इफ योर रिक्वायरमेंट इज पब्लिक सेक्टर। अगर हाई स्टडीज है, हाई स्टडीज में तो यार आईआईटीज में सीटें खाली जा रही हैं, उनको बच्चे नहीं मिल रहे हैं। हाई स्टडीज से तो रिक्वायरमेंट ही लग गया, वो तो वहां पे तो हालत ही खराब है। उसके पीछे भी रीजन है सीटें क्यों खाली जा रही हैं। कोर ब्रांचेस, मेन ब्रांचेस में सीटें नहीं जा रही है, खाली जा रही है इंटरडिसिप्लिनरी डिपार्टमेंट्स में, और जिसका फ्यूचर है ही वही है सारा, और वो फ्यूचर है आने वाले टाइम का। सब कुछ, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी इंटरडिसिप्लिनरी, कोर रहना ही नहीं है कुछ भी। आप भी देख लो, मैकेनिकल में कर रहे हो, पक्का तुमने कुछ ना कुछ अदर सब्जेक्ट्स पक्का पढ़े होंगे, डाटा साइंस से रिलेटेड या एमएल से रिलेटेड, पक्का तुम लोगों ने कुछ ना कुछ पढ़े होंगे, क्योंकि यही फ्यूचर है आने वाला। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? ऊपर से तो नहीं निकल रही है? तो 65 क्वेश्चंस गेट एग्जाम इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट अगर तुम चीजों को समझ के करते हो, अगर तुम चीजों को क्रैम करते हो। फ्रेंड्स, तुम चाहे 1000 घंटे, तुम 5000 घंटे पढ़ लो तब भी नहीं होगा। और मैं दूसरा मिथ दिमाग में आज के टाइम पे कि मेरे को 70-80 नंबर लेके आने पड़ेंगे, फ्रेंड्स नहीं लेके आने पड़ेंगे। 35, 40, 45 नंबर इज अ सेफ स्कोर टू गेट कॉल फ्रॉम एवरीवेयर। आईसी बेंगलोर ड्रीम होता है बच्चों का जाने का, 45-50 नंबर पे कॉल आ जाता है। ऑल्दो की वर्ड मैं यहां पे अभी यूज नहीं करना चाहूंगा, गेट स्कोर, मार्क्स का कोई मतलब नहीं होता, गेट स्कोर का मतलब होता है। मे बी आप उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे कि गेट स्कोर का क्या मतलब है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? तो अब ये जो गेट का करिकुलम है या जो गेट का जो एग्जाम स्ट्रक्चर है उसको समझो क्या है। 65 क्वेश्चंस, 100 मार्क्स और 3 घंटे का एग्जाम है। क्यों टाइम ज्यादा दे रहा है? इसलिए टाइम ज्यादा नहीं दे रहा कि ये डिफिकल्ट है, नहीं फ्रेंड्स, वो इसलिए तुम्हें टाइम ज्यादा दे रहा है क्योंकि
वहां पे न्यूमेरिकल्स हैं, तुम्हें सॉल्व करने में टाइम लगेगा। और जब तुम सॉल्व करते हो तुम 1000 तरह की मिस्टेक्स करते हो। पहला, कंसेप्ट गलत लगा दिया, दूसरा फॉर्मूला गलत लगा दिया, वही कंसेप्ट वाली बात, तीसरा जब तुमने वैल्यू पुट करने की बात आई तुमने यूनिट्स बराबर नहीं की, चौथा कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया, पांचवा आंसर भी सही निकाल दिया, वहां पे जल्दी जल्दी में ए की बजाय बी टिक कर दिया। तो बहुत तरह की तुम मिस्टेक्स करते हो, वो नहीं करनी होती है, राइट। उसके बाद अगर आप 100 मार्क्स को डिवाइड कर दो, इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला है तुम्हारा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। आप लोग पढ़ते हैं कॉलेज में, क्या पढ़ते हो? M1 M2 M3 पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? यही है सारा तुम्हारा 15 नंबर का। उसके बाद जनरल एप्टीट्यूड। जनरल एप्टीट्यूड इज नथिंग बट व्हाट यू हैव स्टडीड टिल योर 10th एग्जामिनेशन। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड क्या होता है? आपका मैथमेटिक्स, एलसीएम, एचसीएफ, प्रॉफिट लॉस पढ़ा कि नहीं पढ़ा है? उसके बाद रीजनिंग, आपने एजिस प्रॉब्लम, सिटिंग प्रॉब्लम्स ये पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? उसके बाद इंग्लिश, सेंटेंस करेक्शन, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, एंटोनियम, सिनोनियम पढ़ा कि नहीं पढ़ा आप लोगों ने? यही सारा का सारा आएगा तुम्हारा 15 नंबर का। और 70 मार्क्स का क्या आएगा तुम्हारा? जो कोर तुम्हारा टेक्निकल सब्जेक्ट्स तुम पढ़ते हो अपनी ब्रांच के हिसाब से। फर्स्ट ईयर वाला नहीं आएगा इसके अंदर, जो सेकंड ईयर ऑनवर्ड पढ़ते हो वो आएंगे। और सारे सब्जेक्ट्स नहीं आते हैं, हर सब्जेक्ट का, हर ब्रांच का सिलेबस अलग होता है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? इसका सिलेबस अगर आप गूगल करोगे तो आपको सिलेबस वहां से मिल जाएगा। अब इसमें 3 टाइप ऑफ क्वेश्चन आते हैं, 3 टाइप ऑफ क्वेश्चन। देखो ये लक बेस्ड एग्जाम नहीं है, ये अक्कड़ बक्कड़ वाला एग्जाम नहीं है, नहीं निकलेगा, ये समझ के निकलेगा। इन्होंने इसका पैटर्न भी वैसा ही बनाया हुआ है। 3 टाइप ऑफ इसमें एग्जाम आएंगे और क्वेश्चंस आएंगे। पहला टाइप ऑफ कौन सा है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मतलब एक क्वेश्चन और 4 ऑप्शंस, एक करेक्ट होगा। दूसरा टाइप मल्टीपल सिलेक्शन क्वेश्चन, जिसमें एक से ज्यादा आंसर ठीक होते हैं, बोलो यार। तीसरा न्यूमेरिकल आंसर टाइप, फिलिंग द ब्लैंक, जहां पे तुम्हें वैल्यू पुट करनी है, तुम्हें सॉल्व करना है और पुट करनी है तुम्हें वैल्यू। तो ये 3 टाइप ऑफ क्वेश्चन इसमें आते हैं। तो अब तुम एबीसीडी में तो अक्कड़ बक्कड़ कर सकते हो, बाकियों में नहीं कर पाओगे। और आउट ऑफ 65 क्वेश्चंस 30 क्वेश्चंस आर ऑफ 1 मार्क एंड 35 क्वेश्चंस आर ऑफ 2 मार्क्स। 2 मल्टीप्लाई बाय 35 70 मार्क्स प्लस 30 आपका हो गया 100 मार्क्स। बात आगे समझ में नहीं आई है? आई है कि नहीं? ठीक है जी। तो ये इसका एग्जाम पैटर्न है। कब होता है गेट का एग्जाम? हर साल फरवरी में, फिक्स्ड है। और ये भी सोचो ये कितना इंपॉर्टेंस एग्जाम, इस एग्जाम की मैं तुम्हें इंपॉर्टेंस बताता हूं। फरवरी 2021 में क्या चल रहा था? कोविड का सेकंड वेव चल रहा था, सब कुछ बंद हो रहा था, सब कुछ पोस्टपोन हो रहा था, ये नहीं हुआ। सोचो कितना इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? सोचो कितना इंपॉर्टेंट है कि कोविड चल रहा था, सब कुछ बंद हो रहा था, सब कुछ पोस्टपोन हो रहा था, सारे एग्जाम्स पोस्टपोन हो रहे थे, ये नहीं हुआ। क्योंकि ये एक एग्जाम नहीं है यार, ये करियर है। और दूसरा चीज, करियर तो तुम्हारा है। इस एग्जाम के साथ इस कंट्री का एक इकोनॉमिक साइकिल जुड़ा हुआ है। क्योंकि यार जो तुम्हारा एमटेक एडमिशंस का एडमिशंस होना, एग्जिट मारना, और जो प्रोजेक्ट्स वहां पे चल रहे हैं, मान लो 2 महीने लेट हो जाता है, एमटेक का बच्चा तो पहले पास आउट हो गया, और 2 महीने के लिए उस प्रोजेक्ट पे काम कौन करेगा? समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? और वो प्रोजेक्ट्स क्या प्रोजेक्ट्स हैं? वो एक्चुअल में रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स हैं, वो इंडस्ट्रीज की प्रॉब्लम है, जिनको एक टाइम पे कंप्लीट करना जरूरी है। उससे हर चीज लिंक्ड है, हर चीज लिंक्ड है उससे। सिमिलरली पब्लिक सेक्टर में रिक्रूटमेंट ऑल्सो लिंक्ड है इससे, बीआरसी में रिक्रूटमेंट लिंक्ड है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम है तुम्हारे लिए। उसके बाद गेट के कुछ मैं तुम्हें फीचर बता रहा हूं। आप लोग 3rd ईयर ऑनवर्ड गेट एग्जाम लिख सकते हो। 3rd ईयर ऑनवर्ड्स एग्जाम गेट एग्जाम लिख सकते हो। गेट एग्जाम देने का कोई एज लिमिट नहीं होता, गेट एग्जाम देने का कोई नंबर ऑफ अटेम्प्ट का कोई लिमिट नहीं होता, जितनी मर्जी बार दे सकते हो, कितनी मर्जी एज में दे लो। दूसरा 70% पार्ट इज नॉन टेक्निकल और 30% इज टेक्निकल, ये मैंने अभी आपको बता ही दिया। और जब आप एक बार गेट क्वालिफाई कर लेते हो तो आप लोगों के पास सारी अपॉर्चुनिटीज ओपन हो जाती हैं, जो तुम्हें इससे पहले मैं थोड़ी थोड़ी बताई थी मैंने, उसको एक एक करके भी डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट गेट में फिजिकल कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है, गेट में वर्चुअल कैलकुलेटर अलाउड होता है। उसकी आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो, प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से आप लोग उसकी ऐप डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद गेट का जो स्कोर है 3 साल तक वैलिड होता है। अब ये जो 3rd ईयर में तो तुमने गेट क्वालिफाई कर लिया ना, उसका फायदा यहां से मिलता है कि तुमने 3rd ईयर में क्वालिफाई कर लिया, तुमने 4th ईयर में भी फाइनल ईयर क्वालिफाई कर लिया, और तुम्हारा 3rd ईयर का स्कोर बेटर है, तो तुम उसको यूज कर सकते हो, उसको तुम यूज कर सकते हो। उसके बाद आप लोग 2 गेट के एग्जाम जो है वो लिख सकते हैं। उसके बाद अब डिस्कस करते हैं सबसे पहले
जॉब्स के बारे में। इंडिया में 3 ही सेक्टर हैं यार जॉब के। कौन कौन से हैं? प्राइवेट, पब्लिक एंड गवर्नमेंट। 3 ही सेक्टर हैं जॉब के। अब पहले मैं तुम्हें डिस्कस करूंगा गवर्नमेंट और पब्लिक के बारे में कि गेट के थ्रू तुम कैसे जा सकते हो, और फिर हम डिस्कस करेंगे लास्ट में प्राइवेट के बारे में कि इस एग्जाम का तुम्हें फायदा कैसे लेना है, और अगर तुम्हें प्राइवेट में एंटर करना है तो किस तरीके से एंटर करना है। ये ध्यान से सुनना। देखो पहले डिस्कस करते हैं गवर्नमेंट जॉब। आप में से कितने लोग यहां पे इलेक्ट्रिकल पंजाब से हैं? पंजाबी है 10th में, या किसी के पास 10th में पंजाबी है? अच्छा ठीक है। अच्छा 10th में हिंदी किस किस के पास है? इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल सभी ने पढ़ी है मेरे को लग रहा है। अब सुनो ध्यान से। यूपी से है कोई यहां पे? उत्तर प्रदेश, सिविल ब्रांच उत्तर प्रदेश? नहीं। चलो पंजाब में जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है उसमें जो असिस्टेंट इंजीनियर क्लास 1 ऑफिसर, गजेटेड ऑफिसर का जो जॉब है वो गेट के थ्रू है। इस बार मैकेनिकल की 40 वैकेंसीज आई थी, ऑल्दो कि आया बहुत सालों के बाद मैकेनिकल के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी आया। हरियाणा ने 3 साल के बाद दोबारा से ओपन कर दिया है कि हम लोग जो हरियाणा का यूटिलिटी डिपार्टमेंट है उसमें अगेन असिस्टेंट इंजीनियर का जॉब किसके थ्रू हो रहा है? गेट एग्जाम के थ्रू। यूपी के 3 डिपार्टमेंट्स ने, यूपी के 3 डिपार्टमेंट्स ने अनाउंस किया कि हम लोग गेट 2025 के बेस पे रिक्रूटमेंट करेंगे असिस्टेंट इंजीनियर का। इसके अलावा ओडिशा में, वेस्ट बंगाल में, ऐसी और भी बहुत सारी स्टेट्स हैं जिसमें जो असिस्टेंट इंजीनियर का जो रिक्रूटमेंट है वो किसके थ्रू होने वाला है? गेट के थ्रू। तो सबसे पहला डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब। दूसरा आ जाते हैं पब्लिक सेक्टर। क्या मेरे को कोई बता सकते हैं गवर्नमेंट जॉब और पब्लिक सेक्टर में फर्क क्या होता है? यार प्लीज मोबाइल फोन बंद कर दो यार, इतना तो रिस्पेक्ट कर लो यार। क्या फर्क है गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर में तुम्हारे लिए यार? क्योंकि अदरवाइज 4-5 साल बाद क्या होगा ना, जब तुम्हें पता लगेगा तुम्हारे साथ वाला कोई बन गया, निकल गया, यार मेरे को किसी ने बताया नहीं, या मैंने ट्राई क्यों नहीं किया उस टाइम पे। सीरियसली बोल रहा हूं यार मैं, सीरियसली ये आएंगे तुम्हारे दिमाग में। अभी तुम इस चीज को फील नहीं कर पाओगे, 4-5 साल के बाद फील करोगे। चलो जी बताओ, पब्लिक सेक्टर और गवर्नमेंट में तो हमें डिफरेंस क्या होता है किसी को आइडिया? पब्लिक में तो 1% का शेयर होता है प्लस गवर्नमेंट का शेयर होता है, और गवर्नमेंट में तो पूरी 100% गवर्नमेंट होती है। राइट, ट्रू। देखो गवर्नमेंट जॉब 2 ही गवर्नमेंट जॉब है। कौन कौन सी? आइदर योर स्टेट गवर्नमेंट, आइदर योर सेंट्रल गवर्नमेंट। कि स्टेट गवर्नमेंट जॉब है तो 100% गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है तो 100% गवर्नमेंट है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द पब्लिक सेक्टर जॉब। पब्लिक सेक्टर में क्या है कि तुम्हारे पास ये शेयरिंग होती है। पब्लिक सेक्टर में क्या है कि तुम्हारी शेयरिंग होती है। किसका शेयर है? 51% शेयर किसका है इसमें? गवर्नमेंट का है, सेंट्रल गवर्नमेंट का। और रिमेनिंग जो शेयर है वो किसी प्राइवेट का हो सकता है, किसी स्टेट का हो सकता है, या किसी बड़े पब्लिक सेक्टर का हो सकता है। कितने पब्लिक सेक्टर हैं इंडिया में? कितने पब्लिक सेक्टर हैं? देयर आर रफली 250 प्लस पब्लिक सेक्टर्स आर देयर इन इंडिया। और इस 250 प्लस में 100 प्लस पब्लिक सेक्टर ऐसे हैं जिसमें इंजीनियर का रिक्रूटमेंट होता है। 100 प्लस पब्लिक सेक्टर ऐसे हैं जिसमें इंजीनियर का रिक्रूटमेंट होता है। कुछ के नाम मैंने यहां पे लिखे हुए हैं। अब इस पब्लिक सेक्टर में जो एंट्री करने के 2 तरीके होते हैं। एक है विद गेट एग्जामिनेशन, एक है विदाउट गेट एग्जामिनेशन। यहां पे मैंने कुछ के नाम लिखे हैं, कुछ सारे नहीं है। अब विदाउट गेट, ध्यान से सुना, HAL ये क्या है? हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। पब्लिक सेक्टर को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करा गया है, महारत्ना, मिनी रत्ना, नवरत्ना। कितने महारत्ना पब्लिक सेक्टर इंडिया में? ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में। 14 हैं। अभी 14वां कौन सा बना है? यही बना है HAL। उसके बाद ISRO, इस बार अभी कल ही नोटिफिकेशन आया है। वैसे ISRO करता था विदाउट गेट रिक्रूटमेंट, लेकिन अभी कल ही इसका नोटिफिकेशन आया है कि इट इज जैसे BRC करता है। BRC कैसे करता है? विद एंड विदाउट गेट दोनों तरीके से लेता है। तो ISRO ने भी यही बोला है कि हम भी विद एंड विदाउट गेट लिया करेंगे। DRDO इज ओवर एम्प्लॉयड। उसके बाद HPCL विदाउट गेट, SJVNL अभी 4-5 दिन पहले ही नोटिफिकेशन आया है विदाउट गेट। और ये हिमाचल का पब्लिक सेक्टर है। स्टेट पब्लिक सेक्टर कैटेगरीज देख लेना, बहुत डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। मैं हिमाचल में जॉब लगती है, अगर आप लोग में इसको हिमाचल में और हिमाचल में जॉब चाहते हो, अभी आइए नोटिफिकेशन। ऑल्दो आप लोग एलिजिबल नहीं हो, फाइनली इज एलिजिबल इन दैट, तो आप लोग इसको टारगेट कर सकते हो SJVNL में। BL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इलेक्ट्रॉनिक्स की 200 वैकेंसीज, मैकेनिकल की 150 वैकेंसीज का फरवरी में इसका नोटिफिकेशन आया था विदाउट गेट। उसके बाद IOCL नोटिफिकेशन अभी जल्दी आ जाएगा कि वी आर ऑल्सो डूइंग विदाउट गेट। उसके बाद स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इंडिया का लार्जेस्ट स्टील मैन्युफैक्चरर, सेल विद गेट। BHEL भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड,
जितने भी इलेक्ट्रिकल के बड़े बड़े जो जितना भी इंस्ट्रूमेंट्स है, अप्लायंसेस बनाते हैं, बीएचईएल बनाता है। जितनी भी बड़ी बड़ी ट्रांसफॉर्मर्स या मोटर्स जो बनाते हैं, कौन बनाता है? बीएचईएल बनाता है। महारत्ना पब्लिक सेक्टर और विदाउट गेट करता है। इलेक्ट्रिकल की सबसे ज्यादा इसमें वैकेंसीज होती हैं। उसके बाद ओएनजीसी ने इस बार क्विट कर दिया, अगेन विदाउट गेट इसका एग्जाम हो चुका है, इसका इंटरव्यू जीडी जीटी सब हो चुका है। उसके बाद पावर ग्रिड, इलेक्ट्रिकल का कोर पब्लिक सेक्टर है पावर ग्रिड, और एक पब्लिक सेक्टर में सबसे ज्यादा जो सैलरी देता है वो पावर ग्रिड देता है। इसका पैकेज 20+ क्रॉस कर गया अभी ये। उसके बाद आप आ जाइए ये, हाँ बाकी सारे हैं विद गेट एग्जामिनेशन। अच्छा एक ये है एआई, क्या है ये? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में दो तरह का रिक्रूटमेंट होता है। एक रिक्रूटमेंट होता है जूनियर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के लिए जो गेट एग्जामिनेशन के थ्रू होता है, एक दूसरा होता है एटीसी का, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का। अभी नोटिफिकेशन उसका आया हुआ है इस टाइम पे, अभी 25 तारीख से इसका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हुआ है। आप लोग उसमें एलिजिबल नहीं हो। उसमें रिक्वायरमेंट क्या होती है कि या तो तुम्हारे पास बीएससी होना चाहिए या तुम्हारे पास बीटेक होना चाहिए, और फिजिक्स और मैथमेटिक्स तुमने किसी एक सेमेस्टर में पढ़ा होना चाहिए। दैट्स इट, ये रिक्वायरमेंट है। और ये सारा का सारा पेपर नॉन टेक्निकल पेपर होता है, मतलब इसमें 10+1 लेवल का मैथमेटिक्स और फिजिक्स आता है, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल स्टडीज आता है। 6 टॉपिक आते हैं और 1.5 लाख की सैलरी है इसका, मतलब तकरीबन 15+ का इसका जो सैलरी स्ट्रक्चर है इसका। और ये बहुत रिप्यूटेड जॉब है, लोग इसके लिए क्रेजी होते हैं। जैसे रेलवे की जॉब के लिए लोग क्रेजी होते हैं ना, ऐसे एयरपोर्ट अथॉरिटी की जॉब के लिए भी लोग क्रेजी होते हैं। जैसे आईएसआरओ के लिए लोग क्रेजी होते हैं कि वी वांट टू वर्क फॉर द कंट्री, तो डायरेक्ट आप लोग उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं ऐसे प्रोजेक्ट्स में, जैसे चंद्रयान हुआ या बाकी जो प्रोजेक्ट्स होंगे, आप प्राउड फील करते हैं कि यस मैंने कंट्रीब्यूट किया इस चीज के लिए। बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में? अब इसमें आपके पास 2 क्राइटेरिया मैंने तुम्हें बताया, एक है विद गेट एग्जामिनेशन, एक है विदाउट गेट एग्जामिनेशन। विद गेट में देखो जैसे मैंने तुम्हें बताया 2 चीजें चेक करेगा, एक तुम्हारा नॉलेज, एक तुम्हारा अदर स्किल्स। अब नॉलेज चेक करने का एक को तरीका है, क्या? थ्रू द रिटन एग्जामिनेशन। रिटन एग्जामिनेशन इज द ओनली वे बाय विच योर नॉलेज कैन बी चेक। तो अगर गेट के थ्रू कर रहा है तो नॉलेज तो उसने गेट से चेक कर लिया, लेकिन जो बाकी स्किल है जीडी जीटी केस स्टडी इंटरव्यू वो कंडक्ट करेंगे। अब ये पीएसयू टू पीएसयू वेरी करता है कि उन्होंने क्या कंडक्ट करना है। इंटरव्यू हर पब्लिक सेक्टर लेता है, इंटरव्यू हर पब्लिक सेक्टर लेता है। कोई ऐसा पब्लिक सेक्टर है जिसमें इंटरव्यू नहीं होता है? 2 महारत्ना पब्लिक सेक्टर हैं, कोल इंडिया लिमिटेड एंड एनटीपीसी। ये 2 महारत्ना पब्लिक सेक्टर हैं और जिसमें 35-40 नंबर पे सिलेक्शन हो रहा है कोर पीएसयू कोर ब्रांचेस के स्टूडेंट्स का, तब भी नहीं हम लोग उसमें एफर्ट कर पा रहे हैं, तब भी हम 35-40 नंबर नहीं लेके आ पा रहे हैं। और इसमें इंटरव्यू नहीं होता, सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। गेट में नंबर ले आओ और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डन, सिलेक्शन। और महारत्ना पब्लिक सेक्टर है, सैलरी 18+ है इसके अंदर, राइट। बाकी अदरवाइज मेजॉरिटी में इंटरव्यू तो हर किसी में होगा, बाकी ये जीडी जीटी केस स्टडी होगा नहीं होगा ये वेरी करता है पीएसयू टू पीएसयू। अब अगर हम विदाउट गेट की बात करें, विदाउट गेट है तो ऑब्वियसली नॉलेज तो तुम्हारा उसने चेक करना ही है। नॉलेज कैसे चेक करेगा? रिटन एग्जाम के थ्रू। अब रिटन एग्जाम है तो रिटन एग्जाम में यहां पे एक जो मैंने पॉइंट लिखा है दैट इज द एग्जाम पैटर्न। अब इसका जो एग्जाम पैटर्न है, मैंने तुम्हें क्या बोला था कि गेट की रिक्वायरमेंट एक साइड पे, बाकी सारे एग्जाम्स की रिक्वायरमेंट एक साइड पे। अब यहां पे पैटर्न क्या फॉलो होगा? एक क्वेश्चन के पीछे 1 नंबर या लेस देन 1 मिनट का टाइम, एक क्वेश्चन के पीछे 1 मिनट या लेस देन 1 मिनट का टाइम। अब सोचो कि अगर कोई पेपर ऐसा आ रहा है कि जिसमें तुम्हें 1 मिनट दे रहा है या उससे 1 मिनट से कम का टाइम दे रहा है एक क्वेश्चन के पीछे, तो क्वेश्चंस कैसे आएंगे? समझ में आ रही हो? वहां पे 60-70 क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी थ्योरेटिकल, और जो बाकी पोर्शन जो न्यूमेरिकल आएगा, और इन एग्जाम्स में कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है। ये बहुत सिंपल एग्जाम होते हैं, बहुत इजी एग्जाम होती हैं, कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। तो अगर कोई न्यूमेरिकल ऐसा आएगा कि जिसमें कैलकुलेटर अलाउड नहीं है तो सिंपल एग्जाम होगा, सिंपल क्वेश्चन आएंगे। नो डाउट 100 क्वेश्चन के पीछे 2-4-5 क्वेश्चन ऐसे डालेगा जो बिना कैलकुलेटर में सॉल्व हो ही नहीं सकते, छोड़ दो, उसको करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। बात आ रही कि नहीं आ रही समझ? ये तो ये जो एग्जाम्स हैं तुम इसको टारगेट कर सकते हो, और रफली मैं तुम्हें अभी 20+ पब्लिक सेक्टर के एग्जाम बता सकता हूं जो हर साल होते हैं, विदाउट गेट होते हैं। 20+ कुछ तो मैंने बता ही दिए। उसके अलावा सीपीसीएल, कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड, आरसीएफएल, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, एनएफएल, इसके अलावा आपका बीडीएल, भारत डायनामिक्स लिमिटेड, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स हैं। 20+ एग्जाम्स आर देयर जो विदाउट गेट होते हैं और हर साल होते हैं। तुम इसको टारगेट कर सकते हो क्योंकि ये पेपर बड़े सिंपल पेपर होते हैं। गेट से तुम्हें डर लगता है, पहली बात तो वो भी डरने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इट्स ऑल अबाउट प्रिपरेशन, इट्स ऑल अबाउट पुटिंग द हार्ड वर्क, दैट्स इट, राइट। तो बाकी प्रोसेस उसका वो पीएसयू टू पीएसयू अगेन वेरी करता है। उसके बाद आ जाओ हायर स्टडीज के बारे में।
देखो हायर स्टडीज इज द बेस्ट थिंग, हायर स्टडीज द बेस्ट थिंग जो आप कर सकते हो। बहुत सारी एग्जांपल्स हैं आपके कॉलेज की, बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। कुछ चले गए पब्लिक सेक्टर में, कुछ चले गए हायर स्टडीज में। एक चीज मैं तुम्हें कभी क्रक्स बता रहा हूं तुम्हारी लाइफ का, वो ध्यान रखना। जिस दिन तुम बीटेक पास आउट होगे ना, तुम्हारी लाइफ का वो वर्स्ट डिसीजन होगा, वर्स्ट थिंकिंग होगा, अगर तुम उस टाइम पे अपना कंपैरिजन करोगे किसी के साथ। अगर तुम उस टाइम पे किसी के साथ अपना कंपैरिजन करोगे कि भाई उसकी तो नौकरी लग गई, मेरी नहीं लगी, वो तो चला गया अब्रॉड के लिए, मैं नहीं जा पाया। अगर तुम्हें कंपैरिजन करना है ना, कम से कम 4-5-7 साल के बाद करना, इमीडिएट कंपैरिजन मत करना। वो तुम्हारा सबसे खतरनाक डिसीजन होगा, खतरनाक सोचने का तरीका होगा, क्योंकि जब तुम वो सोचोगे ना तो तुम वर्स्ट डिसीजन लोगे अपनी लाइफ के। लेकिन तुम्हें यह पता होना चाहिए कि अगले 5-7 साल तुम्हें करना क्या है, तुम्हारी प्लान पूरा हुआ होना चाहिए, पूरा प्लानिंग हुआ होना चाहिए। और आज के टाइम पे जितने लोग हायर स्टडीज में गए चित्कारा से, नो डाउट वो प्राइवेट में है। मैं आपसे पैसा पूछ रहा हूं, मैं पैसा किस डोमेन में ज्यादा है, गवर्नमेंट, प्राइवेट या पब्लिक में? प्राइवेट में है यार पैसा तो। लेकिन प्राइवेट पैसा देगा किसको? जिसके कैपेबिलिटी, ब्रांडिंग, स्पेशलाइजेशन, ये 2-3 चीजें जो तुम्हें मैं टर्म्स दे रहा हूं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ब्रांडिंग। अब वो जो मैं प्राइवेट वाला छोड़ दिया ना, वो छोड़ा नहीं है मैंने, लिंक्ड है इस चीज के साथ, हायर स्टडीज के साथ, कि प्राइवेट भाई तुम्हें पैसा कब देगा और क्यों देगा। सेम कंपनी यहां पे आ रही है प्लेसमेंट के लिए बीटेक लेवल पे, सेम कंपनी पैक में जा रही है, सेम कंपनी आईटी रोपड़ में जा रही है। क्या तीनों में पैकेज सेम दे रही है वो? क्यों? सभी ने बीटेक करी है, सभी ने सेम सर्विस पढ़े, क्यों? ब्रांडिंग। अब ब्रांडिंग तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मिलेगी, तुम इतनी जल्दी से नहीं एंटर कर पाओगे, तुम्हें उसके लिए एफर्ट करना पड़ेगा। क्यों जाके वहां पे पैसा दे रहे हैं? आईटी रोपड़ में कंपनी दे रही है क्योंकि उस कंपनी को पता है कि आईटी रोपड़ में पहुंचने के लिए इसने जो एफर्ट किया है वो उसका कैपेबिलिटी को रिफ्लेक्ट करता है, वो उसको रिफ्लेक्ट करता है। बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में? कुछ नहीं बिगड़ा फ्रेंड्स, कुछ नहीं बिगड़ा। अभी बीटेक तक जो हो गया हो गया, इसके बाद का अगले 2-4 साल का जर्नी बहुत ज्यादा मैटर करेगा। अगर अगले 2-4 साल तुमने ढंग से लगा लिए, यू विल बी बेटर देन दैट, आप उससे बेटर पोजीशन पे पहुंच सकते हैं। और ऐसी बहुत एग्जांपल्स हैं, ऐसी बहुत एग्जांपल हैं। विक्रम सोनी मैकेनिकल के पास आउट है लड़का, जगतेज आपके कॉलेज का ही है, उसके बाद जीवी तेज जो ISRO के अंदर है इस टाइम पे। ऐसी पता नहीं कितनी एग्जांपल है, देवेंद्र मान मैंने बोला, ऐसी पता नहीं कितने एग्जांपल्स हैं। मैं एक टिपिकल एग्जांपल लेके चल रहा हूं एक बच्चे का, रियात एंड 12 का एक स्टूडेंट था, अमृत बेदी, इलेक्ट्रिकल ब्रांच का। उसको हमने पुश किया था कि तू चला जा हायर स्टडीज, लेकिन वो अगेन ऑब्सेस्ड था पब्लिक सेक्टर को लेके, क्योंकि उसके साथ के फ्रेंड्स पब्लिक सेक्टर चले गए। लेकिन किसी तरीके से उसको पुश किया, वो IIT कानपुर में चला गया था मास्टर्स करने के लिए, MS प्रोग्राम के लिए। फिर उसके बाद उसको अच्छा लगा, उसने वहीं से PhD भी कर लिया। फिर उसके बाद वो पोस्ट डॉक के लिए USA कर ली, चला गया। मैं छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, जल्दी में दे रहा हूं मैं आपको। मैं आज वो यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड में प्रोफेसर है और वो US डिफेंस के ड्रोन टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है। थिंक अबाउट हिज सैलरी, सोच के देखो। एक और एग्जांपल दे रहा हूं, UIT का एक लड़का था, UIT के पहली बैच में हमारे पास कुछ 8-10 बच्चे आए थे, सारे PSU चले गए थे, वो नहीं जा पाया था। प्रदीप शाही उसका नाम है लड़के का, वीडियो पड़ा है YouTube के, आप देख लेना, उसने पूरा अपना जर्नी शेयर किया हुआ है। उसके बाद 2-3 साल उसने पूरा गेट के लिए एफर्ट मारा, लेकिन उसके उतने नंबर नहीं आ पाए कि PSU जा पाए। उसके बाद उसके IIT बॉम्बे में MS में एनर्जी में एडमिशन लिया, वहां से उसका प्लेसमेंट हुआ किसी कंपनी में। आज वो USA में एनवीडिया में जॉब कर रहा है। कितना सैलरी है उसका? $20,000 पर मंथ उसका सैलरी है। नो डाउट ये चीजें बोलने में बहुत आसान लगेगी और तुम्हें सुनने में भी लगेगा, लेकिन एफर्ट है इसके लिए, मेहनत है। अब मैं ही बात कर रहा हूं कम से कम 10 साल के बाद, मतलब ये बात हम 2013, 14, 15 के आसपास की है और आज 2025 हो गया है। तो अगर तुम्हें कंपैरिजन करना है ना यार, 5-7 साल की बात करना, इमीडिएट कंपैरिजन मत करना, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें अपना जर्नी कैसे बनाना है। और सबसे इजीएस्ट वे पता है ब्रांडिंग करने का क्या है? ये है सबसे आसान तरीका ब्रांडिंग का, दैट इज द हायर स्टडीज। ब्रांडिंग का मतलब समझते हो? समझ गए ब्रांडिंग का मतलब? नहीं समझे हो तो बोलते भी नहीं हो यार, सो रहे हो क्या? या कुछ ऐसी चीजें मैं बोल रहा हूं कि जो शौक लग रही है, चीजें लग रही है शॉकिंग, मेरे को पता है, क्योंकि मैं भी शायद पहली बार सुन रही हूं कि ऐसी चीजें कि ऐसा भी हो सकता है सर,
हमारे कॉलेज के बच्चे ऐसे कर सकते हैं, हर किसी से कनेक्ट करवा दूंगा अगर तुम्हें रिक्वायर्ड होगा, अगर इफ यू वांट टू कनेक्ट देम, मैं हर किसी से कनेक्ट करवा दूंगा तुम्हें। तो ये हायर स्टडीज में तुम्हारे पास 3 ऑप्शंस होती हैं। एक है तुम्हारे पास एमटेक ऑप्शन जो 2 साल का प्रोग्राम है, एक एमएस का जो 3 साल का प्रोग्राम है, एक डायरेक्ट पीएचडी होता है जो 5 साल का प्रोग्राम है, जिसमें असिस्टेंटशिप अभी बढ़ी है, पहले 25,000 होती थी, अभी बढ़ के 38,000 से 43,000 होती है। इसको मत देखो असिस्टेंटशिप को, इसको देखो कि मेरे को हायर स्टडीज करने का फायदा क्या होगा। हायर स्टडीज करने के 2 मेन फायदे हैं। सबसे पहला चीज ब्रांडिंग, दूसरा स्पेशलाइजेशन। आज कंपनीज की डिमांड है, कंप्यूटर साइंस में बीटेक लेवल पे प्लेसमेंट्स डाउन चल रहा है। क्यों डाउन चल रहा है, क्या लगता है तुम्हें, क्या रीजन है? नहीं भाई, कंपटीशन तो मैं तुम्हें डाटा दे रहा हूं। आईआईटी बॉम्बे में बीटेक में कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में ओनली 25% प्लेसमेंट हुई है और जो एवरेज पैकेज 5 से 8 लाख का गया है। मैं आईआईटी बॉम्बे का कंप्यूटर साइंस का डाटा दे रहा हूं तुम्हें मैं। रीजन बिहाइंड, क्योंकि बीटेक लेवल पे जो तुम्हारे स्किल्स हैं, आज के टाइम पे इंडस्ट्रीज के पास वैसे प्रोजेक्ट ही नहीं आ रहे हैं। एआई ने बहुत रेवोल्यूशन ला दी है, चेंज ही कर दिया, सिनारियो चेंज कर दिया है। अब ये चेंज हो जाएगा साइकिल कि जब अब जैसे बीटेक लेवल पे करिकुलम चेंजेस करने लगे, कंपनी आ रही है, मान लो इन्फोसिस यहाँ प्लेसमेंट में, वो देख रही है कि बीटेक का करिकुलम ये है, वो बोल रही है नहीं ये करिकुलम नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए। मे बी कॉलेजेस यूनिवर्सिटी चेंज कर रहे हैं उसके हिसाब से, एमएल ऐड कर रहे हैं, एआई ऐड कर रहे हैं, या और भी जो चीजें रिक्वायरमेंट है वो ऐड कर रहे हैं उसके अंदर, वो कोर्सेज उसके अंदर ऐड कर रहे हैं। 2-4 साल के बाद सिस्टम सीख हो जाएगा। यही मैं तुम्हें स्पेशलाइजेशन की बात कर रहा हूं कि आज की जो नीड है इंडस्ट्रीज की, not only for computer science, your core branches also they are looking for a person कि जिसका टेक्निकल नॉलेज भी अच्छा हो लेकिन अप्रोच इंटरडिसिप्लिनरी हो, कुछ ऐसा तुम्हारे पास स्किल सेट हो जो इंटरडिसिप्लिनरी हो। और आज के टाइम पे आईआईटीज में कोर ब्रांचेस तो है ही हैं। अगर मैं तुम्हारी बात करूं मैकेनिकल की, फ्लूइड एंड थर्मल, उसके बाद आप बात करें मैन्युफैक्चरिंग की बात करें या डिजाइन की बात करें, दैट इज वन पार्ट। इलेक्ट्रिकल में पावर सिस्टम की, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की, इसकी बात करें, दैट इज वन पार्ट। सिविल में स्ट्रक्चर की, ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, दैट इज वन पार्ट। बट देयर आर सो मेनी इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज आर देयर। और जो नए नए कोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं, अभी हम लोग मार्च में आईटी कानपुर जाके आए थे, डायरेक्टर सर का इंटरव्यू किया, डीन रिसर्च R&D का हमने इंटरव्यू किया। वहां भी मेरे को एक प्रोफेसर से इंटरेक्शन हुआ, SM त्रिपाठी, उनका यूट्यूब पे वीडियो भी पड़ा है। और जितना भी यहाँ पे हमारा इंटरेक्शन हुआ बच्चों के साथ, एरोस्पेस डोमेन के साथ, जिनसे भी इंटरेक्शन हुए, हम लोग बता रहे हैं सारी की सारी चीजें, क्या कोर्स करिकुलम है, क्या रिक्वायरमेंट है, कौन सी कंपनीज वहां पे आ रही है, किस तरह का उनका करिकुलम है, वो बता रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन सस्टेनेबिलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन सस्टेनेबिलिटी। आपने सस्टेनेबिलिटी सुनना होगा कि सस्टेनेबिलिटी में होती है सर, हायर स्टडीज होती हैं, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन सस्टेनेबिलिटी, एआई ने बहुत सारी चीजें आसान कर दी हैं तुम्हारे लिए। मेरे से ज्यादा तो तुम लोगों को पता होगा कि तुम्हें आजकल कुछ वो पीपीटीज या कुछ बनाने की रिक्वायरमेंट है, सब कुछ एआई करके दे रहा है। लेकिन वहां पे तुम एक इंडिविजुअल को, एक्सपर्ट को तुम वो रिप्लेस नहीं कर सकते हो। वो रहेगा कि तुम्हें बना के तो दे रही है, लेकिन उसमें बहुत सारी चीजों का आपको अपना इनपुट देना पड़ता है। अदरवाइज कोई भी क्लियरली बता देगा कि एआई से बनाया ये, तुम्हारी इनपुट रिक्वायर्ड है। और सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये बहुत बड़ा चैलेंज है आने वाली, स्पेशली इंडिया कंट्री के लिए जो भी डेवलप नहीं हुआ। हम लोग डेवलपमेंट की तरफ मूव कर रहे हैं। डेवलपमेंट तो ठीक है तुम कर रहे हो, लेकिन तुम लोग यार स्पॉइल करते जा रहे हो एनवायरमेंट को। आने वाली जनरेशन के लिए तुम लोग सिस्टम खराब करी जा रहे हो, रहना दुर्भर हो जाएगा यहाँ पे। तो कोई भी तुम अपना काम करो, वो सस्टेनेबल होना जरूरी है। कोई भी तुम अपना बिजनेस करो, कोई भी तुम अपनी इंडस्ट्री लगाओ, कोई भी ऐसा काम करो, सस्टेनेबिलिटी होनी जरूरी है उसके अंदर। अगर सस्टेनेबल नहीं है, वो फेल हो जाएगा मॉडल, मॉडल ही फेल हो जाएगा। ये चीज समझ में आ रही है ना, ये फेल हो जाएगा मॉडल, और ये हर जगह पे होगा ये। तो हायर स्टडीज में तुम्हारे पास सो मेनी स्पेशलाइजेशंस आर देयर इन इंटरडिसिप्लिनरी डोमेन, जिसमें आप जा सकते हो बीइंग मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल ब्रांचेस के अकॉर्डिंगली। सो मेनी कोर्सेज, एरोस्पेस इज देयर, एनर्जी इज देयर, एनवायरमेंट इज देयर, देन सस्टेनेबिलिटी इज देयर, देन ई व्हीकल्स आर देयर, मास्टर्स इन एंटरप्रेन्योरशिप। आईटी मद्रास में, आईटी कानपुर में हमारा पूरा एक एंटरप्रेन्योरशिप का एक सेल है, उसमें जाके हमारा इंटरेक्शन हुआ वहां पे। तो पूरा इंटरेक्शन हुआ, बताया कि किस तरीके से आप आके, अगर तुम्हारे पास आइडिया है वो करने को तैयार है, उसमें फंडिंग देने को तैयार है तुम्हें वो, लेकिन तुम्हारे पास आइडियाज होना चाहिए। और तुम्हें वहां तक पहुंचने के लिए जो प्रोसीजर फॉलो करना है वो तो करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं अकेले तुम्हारे आइडिया के बेस पे तुम्हें को पैसा दे देगा, ऐसा नहीं है। बात आ रही है ना समझे? तो हायर स्टडीज इज द इजीएस्ट वे टू गो टू डू द ब्रांडिंग। और अगर तुम्हारे पास ब्रांडिंग है, स्पेशलाइजेशन है, कंपनीज आ रही है वहां पे प्राइवेट में और तुम्हें पैसा दे रही है, दबा के पैसा दे रही है। इलेक्ट्रिकल में बात करें, देखो बहुत सारी चीजें ना टाइम के अकॉर्डिंगली भी होती हैं। जैसे इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में आज के टाइम पे VLSI का बहुत ज्यादा है।
आप बीटेक लेवल पे प्लेसमेंट में तुम्हें कोई कंपनी 5-7 लाख ले रही है, अगर तुम वीएलएसआई में जाके या इंटीग्रेटेड सर्किट में या फिर तुम सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में या तुम इन डोमेन्स में जो नीड है आज के टाइम पे इंडस्ट्रीज का, तुम्हें 35-40 लाख का पैकेज दे रही है कंपनीज हो। अगर तुम मास्टर्स एनवायरमेंट में कर रहे हो, दे रही है 35-40 लाख का कंपनीज पैसा वहां पे आके। तो तुम्हें अब ये तुम्हें डिसाइड करना है। कंडीशन इज, सुनो ध्यान से, कंडीशन इज कि तुम्हें लगता है कि यू आर कैपेबल, तुम्हें लगता है यू डिजर्व इट एंड यू वांट इट, तभी ये होगा। अदरवाइज मेरे कैसे या किसी के कैसे नहीं होगा। ये तुम्हारी इनर कॉल है कि मैं बातें बता रहा हूं, लेकिन वो हो पाएगा नहीं हो पाएगा और तुम कर पाओगे नहीं कर पाओगे, ये कॉल तुम्हारा है। अपॉर्चुनिटीज आर ह्यूज, बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। इंडस्ट्रीज को बंदे नहीं मिल रहे हैं आज के टाइम पे। ऐसा नहीं है कि अगर प्लेसमेंट्स नहीं हो रही है तो उनको रिक्वायरमेंट नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इतनी चीज समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, राइट? उसके बाद एक लास्ट हम डिस्कशन करेंगे, दैट इज द फॉरेन यूनिवर्सिटीज। थोड़ा शॉर्ट करते हैं चीजों को, अबाउट द अब्रॉड। अब्रॉड अगर तुम्हें जाना है यार, तो तुमने जाना है एज ए टेक्नोक्रेट, एज ए लेबरर नहीं जाना है। देयर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज आर देयर वेयर यू कैन टारगेट अब्रॉड। अब इसमें 2-3 तरीके मैं तुम्हें बता रहा हूं यार अब्रॉड के लिए। सबसे पहला तरीका है, इफ यू वांट टू गो फॉर द मास्टर्स। देखो मास्टर्स लेवल पे फंडिंग नहीं होती है, तुम्हें स्कॉलरशिप्स नहीं मिलती है मास्टर्स पे। यूएसए वगैरह तुम टारगेट कर रहे हो। अच्छा, अब्रॉड की जब हम बात करते हैं तो ऑलवेज टारगेट द, देखो बीटेक के बाद जब तुम हायर स्टडीज की बात करेंगे ना, एक चीज दिमाग में रखना, अगर मैं बोल रहा हूं हायर स्टडीज डजंट मीन कि हायर स्टडीज कहीं से भी कर लो, उससे रिलेशन नहीं है। अगर मैं तुम्हें हायर स्टडीज की बात कर रहा हूं तो उसमें सबसे पहली चीज तुम्हें मैंने बोली थी क्या, ब्रांडिंग। तुम कर कहां से रहे हो वो बहुत ज्यादा मैटर करेगा। अदरवाइज कहीं से भी कर लोगे नहीं मैटर करेगा, चाहे तुम एआई में क्यों ना कर लो। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? ये चीज अब्रॉड के केस में भी एप्लीकेबल है, क्योंकि जैसे यूनिवर्सिटीज इंडिया में है ऐसे अब्रॉड में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं। लेकिन अगर तुम अच्छी यूनिवर्सिटी टारगेट नहीं करोगे अब्रॉड में, नहीं फायदा होगा। तो पहला बात करते हैं मास्टर्स का। अगर तुम अब्रॉड के लिए मास्टर्स टारगेट कर रहे हो, तो इससे भी पहले मैं तुम्हें बताता हूं कि जब तुम अब्रॉड की बात कर रहे हो, इंडिया में तो एडमिशन हो रहे हैं गेट एग्जाम के बेस पे, लेकिन अब्रॉड में ऐसा नहीं है। अब्रॉड में जो तुम्हारा एडमिशन होगा वो तुम्हारे इसके स्किल के ऊपर होगा, तुम्हारे प्रोफाइल के ऊपर होगा। एग्जैक्ट वर्ड इज योर प्रोफाइल, प्रोफाइल के ऊपर होगा। प्रोफाइल का मतलब क्या है? सबसे पहला तुम्हारा एकेडमिक्स, योर सीजीपीए। सेकंड, तुमने बीटेक में क्या प्रोजेक्ट्स किए हैं। तीसरा, तुमने इंटर्नशिप्स वगैरह क्या किए हैं। चौथा, तुम्हारे पास और स्किल सेट क्या है। ये प्रोफाइल है तुम्हारा। इफ योर प्रोफाइल इज गुड एंड वो प्रोफाइल से किसी प्रोफेसर के पास मान लो कोई प्रोजेक्ट है, और अगर वो प्रोफाइल मैचिंग हो जाता है, उसकी रिक्वायरमेंट और आपका स्किल सेट अगर मैचिंग हो जाता है, दे आर गोइंग टू गिव यू द फंडिंग, वो आपको पैसा देंगे। अदरवाइज वो पैसा नहीं देंगे, क्योंकि इसमें हर किसी का फायदा है। मैंने बोला सस्टेनेबल मॉडल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सस्टेनेबल मॉडल से मतलब क्या है, जिसमें हर किसी का फायदा हो। दैट मॉडल इज ऑलवेज गोइंग टू बी सस्टेन, अदरवाइज फेल हो जाएगा। कि एक बंदे का तो फायदा हो रहा है, दूसरे का नुकसान हो रहा है, वो फेल हो जाएगा मॉडल, वो देर सवेर उसने फेल हो जाना है। तो सस्टेनेबल मॉडल ही सर्वाइव कर पाएगा फ्यूचर में, कि जिसमें हर किसी का फायदा हो, हर किसी के लिए विन विन सिचुएशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब्रॉड के लिए योर प्रोफाइल मैटर्स। अब प्रोफाइल में अगेन मास्टर्स लेवल में तुम्हें बोल रहा हूं कि अगर तुम्हारा प्रोफाइल बहुत ही ज्यादा अच्छा है और उस प्रोफेसर के पास अगर फंडिंग है, प्रोजेक्ट है, दे आर गोइंग टू गिव यू द स्कॉलरशिप, लेकिन एक्सपेक्ट ज्यादा मत करना। अगर स्पेशली तुम यूएसए वगैरह टारगेट कर रहे हो, बिकॉज गुड यूनिवर्सिटीज आर यू विल फाउंड इन द यूएसए ओनली। उसके बाद दूसरा आ जाओ यूरोप में। यूरोप में बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जिसमें एजुकेशन फ्री है। चाहे तुम इंडिया से कर, चाहे तुम इंडियन हो या उसी के कंट्री से हो, तो वो मैटर नहीं करता है, एजुकेशन इज टोटली फ्री। लेकिन अगेन ऐसा नहीं कि तुम गए वहां पे और पैसा दिया और एडमिशन हो गया, नहीं। अगेन तुम्हारा प्रोफाइल मैटर करेगा, तुम्हारा प्रोफाइल मैटर करेगा। उसके बाद तीसरा आ गया तुम्हारा सिंगापुर। सिंगापुर में 2 यूनिवर्सिटीज हैं, नन्यान टेक्निकल यूनिवर्सिटी और नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। ये 2 यूनिवर्सिटीज हैं, इनफैक्ट 2 और हैं आपकी, RWTH और टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक। ये 4 यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो गेट के थ्रू मास्टर्स और पीएचडी के लिए एडमिशन लेते हैं। पता आपको इसके बारे में? हाँ या ना तो बोल दो। तो मैं बोली यार ऊपर से निकलेगा फिर सारा। 4 यूनिवर्सिटीज हैं यार अब्रॉड में जो गेट के थ्रू लेते हैं। इसके अलावा पूरा वर्ल्ड ओपन है, पूरा वर्ल्ड ओपन है। 4 यूनिवर्सिटीज, NTU, NUS, टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक, RWTH। NTU, NUS दोनों में से एक वर्ल्ड की 6th रैंक्ड, पता नहीं 8th रैंक यूनिवर्सिटी है। चेक कर लेना, आपके US रैंकिंग वगैरह चेक कर लेना कौन सी यूनिवर्सिटी कहां पे लाई कर रही है, और गेट के बेस पे एडमिशन हो रहा है। अभी हमारे एक ऑफिस से ही, मतलब हमारी यूरोपीडिया से ही गए थे एक मेंबर, उनके साथ वहां पे बच्चों से इंटरेक्शन किए। वो डल रहा है अभी यूट्यूब के ऊपर, धीरे धीरे डल रही है वीडियोस, वो देखना उनको, वो सुनना। पंजाब से बहुत लड़कियां जो गई हैं वहां पे। मेन मैटर करेगा क्या अब्रॉड के लिए? तुम्हारा प्रोफाइल।
अगर योर प्रोफाइल इज गुड देन ओनली दे विल टेक यू, मार्क्स इज वन पार्ट। अगेन मैं भी बोल रहा हूं, जैसे पब्लिक सेक्टर में एंट्री, मान लो मेरा रैंक 1 है, मेरा गेट में रैंक 1 है, मान लो मैं IUCL के लिए इंटरव्यू के जा रहा हूं, वो ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप टास्क और इंटरव्यू ले रहे हैं, उसकी रिक्वायरमेंट सेल्स एंड मार्केटिंग है। मैं तुम्हें क्लियरली बता रहा हूं, जितनी भी एनर्जी पब्लिक सेक्टर है, दे आर लुकिंग फॉर द सेल्स एंड मार्केटिंग पीपल। माई रैंक इज 1 इन गेट, क्या मैं एक अच्छा टीचर हो सकता हूं? क्या श्योरिटी है? मेरा रैंक 1 है गेट में, क्या श्योरिटी है कि मैं एक अच्छा सेल्स पर्सन हो सकता हूं IUCL के लिए? हाँ है ना? हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। अब उसको चेक तो करेगी ना कंपनी, भाई मैं एक अच्छा टीचर हो सकता हूं, तो मैं कैसे प्रूव करूंगा? मैं टीचिंग करके दिखाऊंगा, मैं एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा। मैं एक अच्छा टीचर क्या ऐसी अच्छी प्रेजेंटेशन दे सकता है? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो इन चीजों को आपको उनको वो असेसमेंट करेंगे, तुम्हारी वो असेसमेंट करेंगे तुम्हारी इस चीज के लिए। बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में? ये तो ऐसी सो मेनी अपॉर्चुनिटीज आर देयर इन इंडिया और अब्रॉड के हिसाब से। 4 यूनिवर्सिटीज तो मैंने अभी तुम्हें बताया मास्टर्स के लिए। दूसरा हम बात करेंगे, दैट इज द डू मास्टर्स फ्रॉम इंडिया एंड गो टू द PhD अब्रॉड। क्यों? PhDs आर फुल्ली फंडेड प्रोग्राम वर्ल्ड वाइड। PhD पूरी दुनिया में फुल्ली फंडेड होती है। अभी तुम PhD के नाम पे आंख नीचे कर रहे हो, लेकिन बिलीव मी फ्रेंड्स, एक टाइम आएगा तुम रियलाइज करोगे दिस इज द बेस्ट करियर पाथ। डू मास्टर्स, गो फॉर द PhD अब्रॉड, क्योंकि PhD पूरी दुनिया में फुल्ली फंडेड होती है। क्यों होती है फुल्ली फंडेड? क्योंकि इंडिया में तो PhD को PhD बोलते हैं, अब्रॉड में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज कंट्रीज ऐसी हैं जो PhD नहीं बोलते हैं, वो जॉब बोलते हैं। भाई मेरे को ये बताओ, तुम्हें पैसा क्यों दे रहे हैं? इंडिया में 38,000 रुपए दे रहे हैं, अब्रॉड में 2,000 3,000 पर मंथ $US असिस्टेंटशिप दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? कोई बता सकता है मेरे को? कोई बता सकता है क्यों दे रही है पैसा? गवर्नमेंट तुम्हें पैसा क्यों दे रही है? भाई तुम लोग एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, और वो प्रोजेक्ट एक इंडस्ट्री की प्रॉब्लम है, और इंडस्ट्री इस प्रोफेसर को पैसा दिया हुआ है। इतना समझते हो? समझ रहे हो? अभी यार तुम्हें बहुत डेप्थ में चीजें बतानी पड़ेंगी, बारीकियां बतानी पड़ेंगी, तुम नहीं समझ पा रहे हो। चलो कोई बात नहीं, जितना टाइम है उसके अकॉर्डिंगली करते हैं। PhDs जो होती है वो एक जॉब होती है। मान लो कोई एक प्रोफेसर है, ही इज एक्सपर्ट इन AI। मेरे को कोई ऐसा टूल बनाना है जो जिसमें मेरे को ये रिक्वायरमेंट है। मैं क्या ढूंढूंगा सबसे पहले? कितने बजे है लंच? कितने बजे? अच्छा स्टार्ट हो चुके हैं, चलो करते हैं वाइंड अप। वो तो मैं इन्हीं के फायदे के लिए बोल रहा था। तो अब्रॉड ना बोलूं? अच्छा, तो अब्रॉड की जब हम बात कर रहे हैं यार, जो PhD की बात कर रहे हैं, तुम समझो साइकिल कैसे है। साइकिल ये है कि इंडस्ट्री की प्रॉब्लम्स होती हैं। इंडस्ट्री प्रॉब्लम्स है कि उसको कोई, आपको क्या लगता है कि जो चैट GPT, या मान लो मैं एक छोटी एग्जांपल दे रहा हूं, आपके पास मेजोरिटी के पास मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि iOS होगा या मतलब एप्पल का फोन होगा, तो उसमें आजकल जो नया अपडेट आया है 18 वाला iOS आया, तो उसमें एक चीज आई है पासवर्ड्स, है ना? एक ऐप आई है ना पासवर्ड्स। एक टाइम था, मतलब आज से तुम जब से पासवर्ड्स वाला नहीं आया था, मेरा जीमेल का पासवर्ड मैं भूल गया, मैं उसको क्या सेम पासवर्ड जान सकता हूं कि मैंने क्या रखा था? जान सकता हूं मैं? फेसबुक का पासवर्ड भूल गया मैं जीमेल का भूल गया, या कोई भी XYZ पासवर्ड मैं भूल गया। लेकिन अगर तुमने अपने मोबाइल में उसको सेव किया हुआ है और उसमें पासवर्ड ऐप है, तो तुम वहां से जान लोगे। तुम रीस्टोर कर सकते हो, फॉरवर्ड करके कर सकते हो, लेकिन तुम उसको जान नहीं सकते थे कि मैं क्या पासवर्ड रखा है। लेकिन वो अब आ गया कि नहीं आ गया वो? अब तुम्हें क्या लगता है कि इसका जो R&D हुआ होगा, ये इस ऐप के ऊपर जो काम हुआ होगा, वो मतलब एप्पल में अंदर R&D डिपार्टमेंट में होगा? मतलब ही नहीं हो सकता है। उसके एक्सपर्ट प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स कहां पे हैं? AI के एक्सपर्ट कहां पे होगा? स्ट्रक्चर के एक्सपर्ट कहां पे होगा? पावर सिस्टम का एक्सपर्ट कहां पे होगा? मैन्युफैक्चरिंग के एक्सपर्ट कहां पे है? इंडस्ट्रीज में है या यूनिवर्सिटीज में है? यूनिवर्सिटीज में है यार, क्योंकि काम देखो, इंडस्ट्री में तो काम जो उनको बनाना है यार, उसी की चीज के ऊपर ही हो रहा है। लेकिन एक्चुअल में जो डेवलपमेंट या जो R&D है सारा, वो प्रोफेसर्स कर रहे हैं, क्योंकि एक प्रोफेसर मल्टीपल प्रोजेक्ट हैंडल कर सकता है, लेकिन वो एक प्रोफेसर सारे प्रोजेक्ट के लिए काम नहीं कर सकता है। कर सकता है? नहीं, लेकिन उसकी एक्सपर्टीज ये है कि वो करवा सकता है काम। अब वो करवाएगा किससे? बेस्ट पर्सन कौन है? मार्केट से तो ढूंढ रहे हैं बंदे। अब यहां पे रिक्वायरमेंट है तो आपकी कि भाई सर मेरे को मास्टर्स करना है, मेरे को PhD करना है, मेरे को डायरेक्ट PhD करना है, मेरे को नीड है। अब ये जस्टिफिकेशन होता है तुम्हारे प्रोजेक्ट से। अब वो प्रोफेसर बोलेगा, वो चेक करेगा कि ठीक है मेरे पास जो प्रोजेक्ट है उसके लिए ये स्किल सेट चाहिए, इस बच्चे का प्रोफाइल क्या है, अच्छा इसका है प्रोफाइल, चलो भी आ जा, तो इंटरव्यू के लिए आ जा। तुमने तुम्हारा इंटरव्यू लिया, उसने चेक किया, तुम्हारा बेसिक नॉलेज ही चेक करता है, तुमसे डेप्थ में नहीं जाता। वो ये नहीं पूछेगा कि जो उसकी रिक्वायरमेंट है, नहीं, वो ये पूछेगा, वो ये चेक करेगा कि क्या इसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, कि कल मैं अगर इसको कुछ समझाऊंगा इसको समझ में भी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा।
समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? तो इस तरीके से होता है, वो तुम्हें इनटेक कर लेगा फिर वो। और ये सिस्टम चलता है पूरी दुनिया के अंदर, स्पेशली फॉर द पीएचडी प्रोग्राम आफ्टर द मास्टर्स। नाउ कम टू द मेन थिंग जिसके बारे में पूरे इंडिया में कोई नहीं बात कर रहा अदर देन योरपीडिया, दैट इज द डायरेक्ट पीएचडी फ्रॉम यूएसए और ऑस्ट्रेलिया और यूरोप। डायरेक्ट पीएचडी, फुल्ली फंडेड डायरेक्ट पीएचडी, जिसमें तुम्हारा खर्चा 1,00,000, 1,50,000, मैक्सिमम 2,00,000 से ज्यादा नहीं है। अगेन क्या मैटर करेगा? तुम्हारा प्रोफाइल मैटर करेगा। यू कैन गो फॉर डायरेक्ट पीएचडी अब्रॉड। स्कॉलरशिप, असिस्टेंटशिप मिनिमम 2,000 $2,200 तो मिनिमम मिल जाता है। और जहां पे तुम्हारा रहने का खर्चा $1,200-1,500 से ज्यादा नहीं है, और तुम 5 दिन जॉब कर रहे हो, 8 घंटे के लिए जॉब कर रहे हो, 2 घंटे, और तुम एक डेवलप्ड कंट्री में जाके तुम काम कर रहे हो। तुम इसको पीएचडी को स्टडीज मत लो यार, ये एक जॉब है जिसमें तुम 8 घंटे के लिए कर रहे हो, 5 दिन के लिए कर रहे हो। बात आगे नहीं क्या इसमें? तो डायरेक्ट पीएचडी फ्रॉम अब्रॉड इज द बेस्ट थिंग अगर आप इसमें से ले सकते हो। दैट इज द बेस्ट पार्ट इफ यू कैन डू दैट। समझ में आ गई बात ही नहीं? ठीक है जी। अब इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें थी मेरे को डिस्कस करना था, चलो टाइम की शॉर्टेज के कारण हम कभी नेक्स्ट टाइम देख लेंगे। देयर आर सो मेनी अदर एग्जामिनेशन आल्सो, लाइक इंजीनियरिंग सर्विसेज, देयर स्टेट जेईई एग्जामिनेशन, एसएससी जेईई, रेलवे, सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम, सो मेनी अदर एग्जाम्स आर देयर। उसके बाद किस पेपर कोड से तुम्हें लिखने चाहिए कि अगर मैं इलेक्ट्रिकल से हूं तो 2 गेट पेपर कौन से दे सकता हूं, मैं सिविल से हूं तो 2 गेट पेपर कौन से दे सकते हैं, मैकेनिकल से हूं तो 2 गेट पेपर कौन से दे सकते हैं। ये सारी चीजें उनकी ऑफिशियल साइट पे अवेलेबल है, लेकिन किस डोमेन में देना चाहिए किस में नहीं देना चाहिए मैटर करता है। जैसे मान लो तुम लोग प्रोजेक्ट करते हो, तुम लोग ऑब्वियसली तुम लोग कुछ ना कुछ कंप्यूटर साइंस की डोमेन को बीच में ऐड करते होंगे या इलेक्ट्रॉनिक्स को ऐड करते होंगे। अब आपका उसमें इंटरेस्ट बन गया कि सर मेरा इंटरेस्ट बन गया, मान लो सपोज मेरे को डाटा साइंस से करना है, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, डाटा आया, मेरे को उसको यूज करके कुछ ना कुछ मैं आउटकम निकाल रहा हूं, मेरा इंटरेस्ट बन गया। अब मैं डाटा साइंस में मास्टर्स करना चाहता हूं या मैं एआई में मास्टर्स करना चाहता हूं। सो बीइंग द मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल इंजीनियर, क्या मैं एआई कर सकता हूं, इस डोमेन में जा सकता हूं? ये सब जा सकते हैं। एक नया गेट का पेपर पिछली बार स्टार्ट हुआ है, गेट इन डाटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, गेट डीए का पेपर, तो उसको तुम लिखो और तुम जाके डायरेक्टली डाटा साइंस और एआई के लिए अप्लाई कर सकते हो। ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं जिसको तुम एक्सप्लोर कर सकते हो। उसके बाद प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी इज वेरी वेरी सिंपल। ये मैंने शुरू में बोला था कि हर एग्जाम की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है, तुम्हें आइडेंटिफाई करना है किस एग्जाम की क्या रिक्वायरमेंट है और उसके अकॉर्डिंगली अपना प्लान करना स्टार्ट करो, उसके अकॉर्डिंगली प्रिपरेशन करना स्टार्ट करो। भाई मैंने बोला जो विदाउट गेट पब्लिक सेक्टर हैं, एक क्वेश्चन के पीछे 1 मिनट या लेस देन 1 मिनट, न्यूमेरिकल जो आते हैं विदाउट कैलकुलेटर आते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं। गेट में एक भी क्वेश्चन थ्योरेटिकल नहीं आएगा, गेट में सारा न्यूमेरिकल आएगा। तो जब तुम गेट को पढ़ोगे तो कंसेप्ट के हिसाब से करोगे, याद करके नहीं करोगे। जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे वो न्यूमेरिकल्स करोगे। अगर तुम एचपीसीएल का एग्जाम लिख रहे हो या ओएनजीसी का एग्जाम लिख रहे हो जो बहुत स्ट्रेट आता है, तो अकॉर्डिंगली क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। बात आ रही कि नहीं आ रही समझ? तुम नोट्स अकॉर्डिंगली बनाओगे। तो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी इज वेरी वेरी सिंपल कि जो एग्जाम को तुम टारगेट कर रहे हो उसको टारगेट करो और उसके अकॉर्डिंगली अपनी प्रिपरेशन करो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इसके अंदर आती है दैट इज द एनालिसिस ऑफ प्रीवियस ईयर पेपर्स। सबसे पहला एनालिसिस, कोई भी तुम एग्जाम टारगेट करो उसके पहले प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस करो, कहां से ज्यादा आ रहा है, कहां से कम आ रहा है, किस टाइम के क्वेश्चंस आ रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंगली अपना प्रिपरेशन जो आप लोग स्टार्ट करो। बात आ रही कि नहीं समझ में? उसके बाद ये कुछ स्पेशलाइजेशन थी। एनी क्वेरी इफ यू आर हैविंग इन दैट, कोई डाउट अगर तुम्हारे दिमाग में है यू कैन आस्क मी। नहीं पूछना तो 5 मिनट मैं ले लेता हूं। फिर पता चली 2-4 बातें कि नहीं? हाँ अब आई बात, अब मेरे को खुशी होगी। चलो यार बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज आर देयर, मतलब कोई लिमिट ही नहीं है अपॉर्चुनिटीज का। पूछो कोई क्वेश्चन। हाँ जी, हाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो इंडिया में फ्रेंड्स सुनो ध्यान से, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अगर भाई मैंने पीएचडी कर ली इसके बाद की अपॉर्चुनिटीज कैसे हैं। पहली बात तो मैंने एग्जांपल दे ही दिया कि एक तो तुम्हारे पास एकेडमिक्स का बेस्ट ऑप्शन रहता ही है यार। अगर तुम पीएचडी के बाद तुम्हें लगता है कि मेरे को टीचिंग इज वन ऑफ द ऑप्शन, दैट इज द बेस्ट ऑप्शन, लेकिन किस स्टेज पे तुम एंट्री मार रहे हो, किस यूनिवर्सिटी में जा रहे हो वो मैटर करता है। देखो अगर तो तुम कोई नॉर्मल कॉलेज में जाओगे तो वहां पे जाकर तुम्हें टीचिंग ही करनी पड़ेगी, लेकिन अगर तुम ऐसे इंस्टीट्यूट्स में जा रहे हैं जहां पे रिसर्च फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, लाइक एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, आईआईटीज अब्रॉड, जहां पे रिसर्च फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, वहां पे तुम्हारा काम पढ़ाना नहीं होएगा। पढ़ाने में तो 1-2 चीजें बता दी वहां पे तुम्हारे पास फिर इंडस्ट्रीज के प्रोजेक्ट्स आते हैं और प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और तुम गाइड कर रहे हो मल्टीपल बच्चों को, तुम मल्टीपल बच्चों को गाइड कर रहे हो,
तो टीचिंग को मतलब उस तरीके से मत लेके करो कि जाके पढ़ाना जैसे यहाँ पे नॉर्मल टीचिंग हो रही है, नहीं, क्योंकि रिसर्च एक बहुत इंपॉर्टेंट टीम है। अब मैटर ये करेगा कि तुम्हारा बीटेक बाद का जर्नी मास्टर्स और पीएचडी का रिसर्च ओरिएंटेड रहा है या सिर्फ डिग्री ओरिएंटेड रहा है। समझिए मेरी बातें, थापर भी करवा देगा, मास्टर्स करवा देगा, पीएचडी करवा देगा, लेकिन आपको वो करियर नहीं मिलेगा जो चाहोगे। क्योंकि मान लो सपोज आप चाहते हो मेरे को आईटीज में मेरे को प्रोफेसर लगना है। एक एग्जांपल है, क्या नाम है उसका, आईटी उसका लड़के जिधर आईटी जो प्रोफेसर इस टाइम, वो बॉडी बिल्डर, क्या नाम है उसका, और वो नॉर्मल कॉलेज का एग्जांपल अभी आ जाएगा मेरे दिमाग में, अभी क्लिक नहीं कर रहा, नॉर्मल कॉलेज शायद रियाकन 12 का ही है शायद वो बच्चा वो, और उसने मास्टर्स किया, पीएचडी किया आईटी से। इस टाइम पे वो आईटी बीए आईटी कौन सा है मेरे नहीं क्लिक कर रहा, वहां पे प्रोफेसर है वो, वहां प्रोफेसर है वो। दूसरा, इंडिया में अभी कल्चर नहीं आया, इंडिया में भी सिस्टम नहीं आया कि इंडस्ट्रीज पीएचडी स्टूडेंट्स को जॉब दे। इंडिया में भी वो कल्चर नहीं आया, ऑल्दो होती है प्लेसमेंट्स वहां पे भी पीएचडी स्टूडेंट्स की वहां पे होती है प्लेसमेंट्स, लेकिन अब्रॉड की अगर हम बात करेंगे तो वहां पे जितने भी पीएचडी ऑर्डर्स होते हैं सब इंडस्ट्रीज में है, वो हायर करती है इंडस्ट्रीज, उनको इंडस्ट्रीज हायर करती है। तो ये दो बेस्ट ऑप्शन है तुम्हारे लिए। अब बहुत सारी चीजें इसमें और भी मैटर करती हैं, लेकिन अगर मैं इसको कंक्लूड करूं तो दिस टीचिंग इज द बेस्ट ऑप्शन, मींस योर हाईएस्ट इज द बेस्ट ऑप्शन, और उसके बाद इंडस्ट्रीज वो हायर करती है। अब इसमें डिपेंड करता है तुम किस डोमेन में तुम अपना प्रोजेक्ट्स कर रहे हो, पीएचडी वगैरह के या मास्टर्स वगैरह के। अगर रिसर्च ओरिएंटेड में नहीं जाना तो फिर आपको मतलब कोई एग्जांपल दो मेरे को। हाँ, तो एंटरप्रेन्योरशिप, मास्टर्स इन एंटरप्रेन्योरशिप, आपको एक वहां पे माहौल तो चाहिए ना। एक मिनट प्लीज यार, प्लीज एक आपको इकोसिस्टम तो चाहिए ना वैसा, कि जहां पे आपकी डेवलपमेंट या ग्रूमिंग वैसी हो सके। आप बिजनेस करना चाहते हो, आप एमटेक या पीएचडी रिसर्च स्कॉलर से साथ बैठ के तो आइडियाज नहीं वो कर पाओगे। तो आपको टेबल पे वो सारे लोग चाहिए कि जो डिस्कशन ऐसी चीजों की हो रही है। मेरे इसमें फोन में वीडियो इसके बाद मैं दिखाता हूं। मैं आईटी कानपुर का आपको सिस्टम, वहां पे उन्होंने पूरा इतना बड़ा फ्लोर है, वहां पे बैठी है अलग-अलग कंपनीज वगैरह। मेरे को बताया कि सर ये वो कंपनी है, सर ये वो कंपनी है। मेरे को भी बता रहा था, गाइड कर रहा था कि सर ये वो कंपनी है, आपको पता है? मैं कहा नहीं यार, पर नाम वहां पे कुछ लिखा है लेकिन स्टार्टअप किसी और नाम पे है। तो आपको वो एनवायरमेंट तो चाहिए ना। एंटरप्रेन्योरशिप में आईटी हैदराबाद, आईटी मद्रास और बहुत जल्दी आईटी कानपुर भी एंटरप्रेन्योरशिप में मास्टर्स और पीएचडी वगैरह स्टार्ट करने वाले हैं। ये चीज है इसके लिए। तो अगर आप नहीं जाना चाहते हो, ऐसी बहुत सारी डोमेन्स हैं, ई व्हीकल्स, एनर्जी, जिसमें जरूरी नहीं है कि आपने रिसर्च ओरिएंटेड रहना है, लेकिन जब आप इसमें इंटरडिसिप्लिनरी डोमेन लगाते हो तो कंपनीज आती है वहां पे प्लेसमेंट के लिए, उसका रिसर्च से कोई लेना देना नहीं होता है। जैसे एआई इन सस्टेनेबिलिटी, आप एसएन त्रिपाठी सर का इंटरव्यू सुनना, वो बोल रहे हैं कि मेरे को हर डोमेन का बंदा चाहिए यहाँ पे इसमें। कि जब मैंने पूछा उनसे कि सर आपको क्या रिक्वायरमेंट है, कि अगर आपको एडमिशन लेनी है इसके अंदर क्या चाहिए बच्चे में, वो कहता है कि आई वांट स्टूडेंट फ्रॉम ऑल द डोमेन्स, मैकेनिकल, सिविल, ईसी, इलेक्ट्रिकल, सो दैट कि वो एक टेबल पे बैठ के हर डोमेन से रिलेटेड डिस्कशन कर सके। ऐसी इंटरेक्शंस को सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आपको चीजों का पता लगेगा इसमें। हाँ जी, ऑलमोस्ट आईटी के हर डायरेक्टर के साथ इंटरव्यू प्लेटफॉर्म पे पड़ा है, सुन सकते हैं आप उसमें। हाँ जी, एनी अदर क्वेरी? गुड क्वेश्चन। एक साल का कम से कम आपने एक्सपीरियंस ले लिया जॉब करके, एंड जैसे आपने बताया कि गेट डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स एंड आर्टिफिशियल का भी एग्जाम होता है कि अगर किसी को डोमेन एआई में स्विच करना है तो आपने अगर वो उसका एग्जाम दिया तो चांसेस है कि यूरोपियन या सिंगापुर बेस्ड उसमें यूनिवर्सिटीज में एडमिशन? यस, बिल्कुल चांसेस हैं, क्योंकि डाटा साइंस और एआई जो है वो इंटरडिसिप्लिनरी डोमेन है। इसमें कोई भी ब्रांच का बच्चा जा सकता है। अब जो एआई टूल्स आ रहे हैं, तो क्या वो कोई स्पेसिफिक है कि इसी डोमेन से रिलेटेड टूल्स आ रहे हैं? नहीं, तो ये तो किसी भी डोमेन से रिलेटेड हो सकता है, इसके साथ कोई रिलेशन नहीं है। और डाटा साइंस और एआई, जैसे हमारे पास जो आते हैं स्टूडेंट्स जो गेट के बाद काउंसलिंग करते हैं, गाइडेंस लेते हैं, जो डीए का पेपर दे रहे हैं, रफली 70-80% बच्चे वही है जो इन डोमेन में काम कर रहे हैं। वो वही लोग हैं जो इस डोमेन में काम कर रहे हैं। बैकग्राउंड कुछ और ही है, कोई सिविल से है, कोई मैकेनिकल से है। मान लो यहाँ पे सिविल स्टूडेंट का एक कंपनी आई, कोई कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड, वो लेगी उसको, और वहां पे तुम डाटा साइंस से रिलेटेड या डाटा एनालिटिक्स वगैरह किसी पे काम कर रहे हो, और तुम वहां पे उसके बाद साल 2 साल के बाद तुम डीए का पेपर दिया और तुम मास्टर्स या पीएचडी करने के लिए आईटी से लगे। यस, इट इज पॉसिबल, आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। लेकिन अगर मेरे से पूछोगे सर उसमें कोई एडवांटेज मिलेगा मेरे को एडमिशन में? नहीं, उसमें एडमिशन में कोई एडवांटेज नहीं है, क्योंकि वो प्योरली, मतलब इंडिया में सिस्टम ही ऐसा है कि वो प्योरली आपके गेट मार्क्स के बेसिस पे है। ये है उसमें। और आज के टाइम पे कंप्यूटर साइंस और डीए में जबरदस्त कंपटीशन है, क्योंकि जॉब्स नहीं है, उसके थ्रू जॉब्स लग जाएंगी। गुड क्वेश्चन। और कोई?
एआई से पूछ लो यार कि यहाँ पे आए हुए हैं टीचर, वो गेट के ऊपर प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, कोई क्वेश्चन ही बता दो उनको पूछने के लिए। हाँ आजकल तो यही हो गया है ना, सही है कि नहीं है? अब बोलो सर आपने तो फोन बंद करने को बोला है, पता लगा कुछ चीजों का नहीं। हाँ ना तो बोलो। अगर तुम इस प्रेजेंटेशन को दोबारा से सुनना चाहो या कोई डिटेल प्रेजेंटेशन सुनना चाहो तो ऐसी बहुत सारी मेरे अलग अलग कॉलेजेस के सेमिनार्स की हुए यूट्यूब पे पड़े हैं, इंजीनियर्स करियर पॉइंट चैनल पे पड़े हैं, और इसका भी रिकॉर्डिंग हुआ है, ये भी हम यूट्यूब पे डाल देंगे। You are free to contact sir. The details are हाँ. there. Anytime you can contact them. They have their office in Chandigarh, right? It's already mentioned here. They are free to counsel you. Anytime you can go across. बात कर सकते हो. Mentors sir हैं. इसके अलावा भी बहुत बड़ी टीम है. IITians are there. जो मैं बोल रहा हूँ कुछ लेवल पे बोल रहा हूँ आपको बात. Sir is one of the representative of the European TCP group. इसके अलावा भी जो प्रोफेसर्स वहाँ पे हैं वो IITians हैं, ठीक है? तो यू आर फ्री टू आस्क। अभी शायद आपको इतना दिख नहीं रहा बड़ा जितना पिक्चर ये एक्चुअल में है, राइट? देखो मैं आपको पर्सनल लेवल पे बता रहा हूँ, ये एक 45-50 मिनट्स की प्रेजेंटेशन, फास्ट प्रेजेंटेशन थी, बहुत बड़ी पिक्चर है। अगर 1-to-1 टाइम चाहते हो, मिलना चाहते हो, नंबर्स नोट कर सकते हो, यू कैन कॉन्टैक्ट देम, ठीक है? जेन्युइन टीम्स को बोलते हैं ना, ये जेन्युइन है, दे आर नॉट हियर फॉर द मार्केटिंग, ठीक है? और जो सर ने एग्जांपल्स दिए ना, चितकारा का ये बच्चा, उन बच्चों को मैंने भी पढ़ाया है यहाँ पर। बहुत से एग्जांपल है, कम से कम 50 एग्जांपल गिना चुका हूं मैं, जो आपके अलग अलग लेवल पे आईआईटीज में, पीएसयू में पता नहीं कहां गए, ठीक है? तो बाकी आपके ऊपर कुछ करना है तो द नंबर्स आर विद यू, ठीक है? फ्री काउंसलिंग के लिए यू कैन एनी टाइम वॉक इन एंड गो विद टॉक टू देम। आई होप इट्स ऑलरेडी 1 o'clock, लंच टाइम है आप लोगों का। सो सर कुछ और आपने कहना है? नहीं सर, नहीं। बाकी आप लोग कभी विजिट करना चाहो या डिस्कशन करना हो तो यू कैन विजिट। वी आर बेस्ड इन सेक्टर 34, यू कैन टेक द टाइम। दिस कॉन्टैक्ट नंबर इज माइन ओनली। और जितना भी प्लेटफॉर्म्स हैं हमारे, अलग अलग प्लेटफॉर्म जो आपने मे बी सबसे पहली स्लाइड पे देखे हैं, दीज आर अवर 3 different platforms. 3 different platforms. This is Engineers Career Point. This is basically the very first we started in 2011, जो ऑफलाइन था। इसी से वो सारे जितने लोग निकले इसी से निकले। देन इन 2017 वी स्टार्टेड दिस योरपीडिया प्लेटफॉर्म। एक चीज मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूं, जब इस चैनल को विजिट करोगे तो आपको लग जाएगा यार ये बाकी फंडेड इंस्टीट्यूट से टोटली डिफरेंट है। वी आर नॉट द फंडेड इंस्टीट्यूट, टोटली डिफरेंट। आपको क्लियर दिख जाएगा कि हाँ यार ये कुछ अलग तरीके से बात करते हैं, आपको पता लग जाएगा। उसके बाद इस योरपीडिया ग्लोबल, देयर आर सो मेनी सिलेक्शंस वीडियोस आर देयर, जिनका मास्टर्स में हुआ, पीएचडी में हुआ, डायरेक्ट पीएचडी में हुआ है। क्योंकि देखो मैं तो वो चीज बता रहा हूं ना जो मेरे को मोटा मोटा सा आइडिया है, लेकिन जब आप किसी ऐसे स्टूडेंट की एक्सपीरियंस को सुनते हो ना जिसका एक्चुअल में सिलेक्शन हुआ, फिर वो तुम्हें पूरा पाथ बताता है कि ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, मेरा ये प्रोफाइल था, तो इनको सुनना स्टार्ट करो। ऐड करूंगा, ये योरपीडिया जो चैनल है ना, अभी आप लोगों की प्लेसमेंट्स भी आ गई है ऑलमोस्ट। उस पे ना मैराथन सीरीज पड़ी हुई है। किसकी? मैकेनिकल की मैं बता सकता हूँ, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की, थ्योरी ऑफ मशीन की, थर्मल की, 6-6 घंटे के लेक्चर हैं। अगर आप सुन लोगे ना उसमें कोई डाउट ही नहीं बचेगा आपका। ऐसी ऐसी चीजें पड़ी हैं, देखना आप लोग YouTube करोगे इसको तो पता लग जाएगा आपको सारा। ठीक है सर? ठीक है जी, थैंक यू जी, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट, थैंक यू।